नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद सत्र के आखिरी सप्ताह का पहला दिन, जी हां पहला दिन आज बीत चुका है और अमित शाह अब तक विपक्ष को जवाब नहीं दे पाए हैं कि छात्रों पर कील लगी लाठियां और पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दिए। नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिस तरह अपनी जवाबदेही को टाल रहे हैं, उसके बाद विपक्ष संसद में तो विरोध प्रदर्शन कर ही रहा है, इसके अलावा सीधे प्रेस के जरिए जनता से मुखातिब हो रहा है। अभी कुछ देर पहले फिर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें गृह मंत्री से जवाब के साथ साथ राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर प्रधानमंत्री से जवाब मांगा गया है। आइए जरा देखिए इसमें कैसे यहां क्या कहा जा रहा है राहुल गांधी के जरिए, सुनिए जरा। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है, ना अमित शाह जी में गट्स है। 15 दिन बीत गए लेकिन गट्स नहीं है, करेज नहीं है कि अमित शाह आके पार्लियामेंट में, संसद में आकर यहां बात रखें। राहुल गांधी ने साफ साफ कहा है कि अमित शाह में हिम्मत नहीं है कि वो विपक्ष का सामना कर सकें। आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने जो बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्हें वो 20 जुलाई के बाद से लगातार अलग अलग मंचों से कर रहे हैं। आज उन्होंने एक लेख लिखा है, उस लेख में लिखा है कि अमित शाह या तो दोषी हैं या फिर नकारा हैं। जरा इनके ट्वीट को भी ले आइए, वहां साफ साफ वो लिख रहे हैं कि अमित शाह या तो दोषी हैं या फिर नकारा हैं। अपने लेख को शेयर करते हुए राहुल गांधी ने जो कुछ लिखा है आपके सामने रख रहा हूं कि जो छात्र शांति से अपने भविष्य के बारे में सवाल पूछ रहे थे, उन पर पैलेट गन और कील लगी लाठियों से हमला किया गया और आंसू गैस छोड़ी गई। पुलिस ने युवतियों की पिटाई की, कई के प्राइवेट पार्ट्स पर चोटें आईं, नाबालिगों की हड्डियां टूटीं। मोदी सरकार सवालों का जवाब इसी तरह देती है और गृह मंत्री लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अमित शाह इस मामले पर जवाब देने के लिए संसद नहीं आए। चर्चा के लिए विपक्ष के हर प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया है। उनकी चुप्पी कोई चूक नहीं है, ये हिंसा को मंजूरी देने जैसा है। वे या तो दोषी हैं या फिर अक्षम हैं। हम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग करते हैं और जब तक उन्हें जवाबदेह नहीं ठहराया जाता, हम अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, यहां राहुल गांधी ने कहा है। तो राहुल गांधी ने एक बड़ी लड़ाई छेड़ दी है, जिसमें विपक्ष उसके साथ नजर आ रहा है, राहुल गांधी के साथ नजर आ रहा है, मगर मोदी और शाह अब भी अपने बचाव में लगे हुए हैं। इस समय हम लोकतंत्र में गजब चलन देख रहे हैं दोस्तों, कि जहां प्रधानमंत्री ने 12 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 2 साल में कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और जब वो महज एक सांसद थे तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। मोदी कल के लोकतंत्र के नाम पर जो कुछ हो रहा है या कल जो होने वाला है, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है। और इस काल में एक और विडंबना देखने को मिल रही है, जब सत्ता पक्ष के भागने के कारण सदन संचालित नहीं हो पा रहा है। अभी तक तो यही होता था कि विपक्ष जो है वो हंगामा करता था, लेकिन अब सत्ता पक्ष भाग रहा है। किरण रिजिजू तो अपने नेताओं को बचाने के लिए आगे आ जाते हैं, लेकिन अब ये उनके हाथ में भी नहीं है कि अमित शाह सदन में आए। इसलिए घूम फिरकर ठीकरा विपक्ष पर फोड़ा जाता है कि वो हंगामा कर रहा है। हालांकि इस पर मनोज झा और पवन खेड़ा दोनों ने सटीक जवाब दिए हैं। आज संसद परिसर में पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। नहीं, पहले ये तो पता कि हंगामा है क्यों बरपा, ये हंगामा हो क्यों रहा। चांद सूरज तो नहीं मांग रहे, अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हैं। कील लगी लाठियां किसने चलाने का आदेश दिया, पैलेट गन का आदेश किसने दिया। प्लेन एंड सिंपल, आकर के स्वीकार करिए, कहानी खत्म। लेकिन झारखंड में भी तो छात्रों का पैलेट गन चली है, कील लगी लाठियां और लगभग रिजॉल्व हो चुका है। सुन रहे थे आप। इधर पवन खेड़ा ने इसी मसले पे क्या कुछ कहा है, जरा वो भी सुनिए। साहब ने जो आकर कहा कि स्टूडेंट पर जो लाठियां चली, उस पर अगर विपक्ष जवाब चाहता है तो शांतिपूर्वक। हमने 3 बातें रखी थी कि छात्रों पर जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई, उसकी जिम्मेदारी गृह मंत्री आकर यहां लें
या बता दें कि वो अयोग्य थे उसके उनके होने के बावजूद हुआ या उनकी वजह से हुआ। नंबर 2, चंदा चोरी, इस पर भी हम यहाँ चर्चा चाहते हैं, इस पर भी हम उनसे वक्तव्य चाहते हैं। नंबर 3, प्रधानमंत्री आकर माफी मांगे। प्रधानमंत्री माफ कर रहे हैं देश को, साहब देश को आप मत माफ करिए, देश आपको कह रहा है कि माफी मांगिए, आइए और यहाँ आकर माफी मांगिए। बट सर द क्वेश्चन इज, किरण रिजिजू साहब ने कहा कि स्टूडेंट के मुद्दे पर वो डिस्कशन और वो चूज करेंगे किस मुद्दे पर करना है। इस देश ने ये मुद्दे लेकर हमें भेजा है विपक्ष सदन में, देश की आवाज हम यहाँ बुलंद कर रहे हैं कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ, पैलेट गन चले, वो चंदा चोरी का छोटा मुद्दा है। ये चूज करेंगे कि विपक्ष कौन से मुद्दे उठाएगा, ये चूज करेंगे कि किस मुद्दे पर जवाब देंगे। तो बगैर सवाल इस देश का है और जवाब इनको देना होगा। सवाल चंदा चोरी पर भी है, सवाल नौजवानों पर भी है, सवाल प्रधानमंत्री की माफी पर। तो सर यक्ष प्रश्न यही है कि बिना चंदा चोरी का भी आप लोग सिंगल एक चीज पर संभव नहीं है, आना पड़ेगा। चंदा चोरी पर भी जवाब देना पड़ेगा, माफी भी मांगनी पड़ेगी। बीजेपी उस मुद्दे को उठा रही है, झारखंड में जो लाठियां चली छात्रों काल क्या चला बताइए, हमने सब चर्चा कर रहे हैं, हम पूरी उनसे। तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर पत्रकार झारखंड को लेकर घेरने की कोशिश बार बार कर रहे हैं। झारखंड पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इधर अखिलेश यादव ने भी इन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरा है। आइए जरा सुनिए। पीएससी की बैठक हुई थी जिसमें कह रहे हैं गृह मंत्री के आप स्टेटमेंट की मांग कर रहे थे, वो देने के लिए तैयार हैं। सरकार और विपक्ष इस बात पे पहले दिन से कि होम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आ जाए, सरकार का स्टेटमेंट आ जाए, लेकिन सरकार तैयार नहीं है। जब 2 दिन बचे हैं, अभी भी सरकार के पास समय है कि दोनों विषय पे चर्चा कर लें। ये सामान्य बात नहीं है कि प्रभु श्री राम जी के चढ़ावे की चोरी हो जाए। करोड़ों लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ हुई है। आस्थावान लोग किस भावना के साथ, श्रद्धा के साथ जो चंदा दिया, चढ़ावा दिया, दक्षिणा दी, उसमें सरकार या बीजेपी के लोग मिले हुए थे। आखिरकार उसका जवाब कौन देगा? जिस श्रद्धा आस्था के खिलवाड़ कर करके इन्होंने सरकार बनाई है, एक बार नहीं, न जाने कितनी बार सरकार बनाई, आखिरकार सरकार उस पर चर्चा क्यों नहीं चाहती है? और दूसरा, छात्र नौजवानों पर जो लाठी चली है, जिस तरीके से अपमान हुआ है बच्चों का, युवाओं का, छात्रों का, नौजवानों का, केवल नीट के बच्चे नहीं थे, नीट के बच्चों के साथ साथ देश में जितने पेपर लीक हुए, यूपी में जितने पेपर लीक हुए, जितने बच्चे परीक्षाएं नहीं लिख पाए, वो सब बच्चे यहां पर थे। और उन्हें अगर लोकसभा का इस सदन का रास्ता पता होता तो गेट बाद में बंद होते, छात्र अंदर होते। पहले जो नौजवान यहां आए थे दूर दराज से, उन्हें रास्ता नहीं पता था। अगर रास्ता पता होता तो शायद इस सदन में वो खड़े दिखाई देते हैं। यहाँ पर तो सुन रहे थे आप, यहाँ पर विपक्ष ने बीजेपी की बड़ी तगड़ी घेराबंदी कर दी है, ये साफ नजर आ रहा है। बेशक बीजेपी और उसका पाला हुआ मीडिया इसमें झारखंड में बच्चों पर पुलिस के दमन का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को गलत दिखाना चाहता है, लेकिन राहुल गांधी ने इसका भी जवाब दिया है। राहुल गांधी ने इस मसले पर ट्वीट किया है, हालांकि उन्होंने अपने बयानों में भी कहा, ट्वीट किया है, और वहां उन्होंने साफ साफ कहा है कि झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ बल का इस्तेमाल गलत है। छात्रों को शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार है और बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को इन छात्रों की बात सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। अब इससे ज्यादा खुलकर तो कोई और बोल नहीं सकता है जो राहुल गांधी यहां बोल रहे हैं। वैसे भी दिल्ली में जो कुछ हुआ उसे झारखंड की घटना सामने रखकर गलत नहीं बताया जा सकता। अगर अमित शाह सोचते हैं कि यहां उन्हें एडवांटेज मिला हुआ है तो वो बड़ी खुशफहमी का शिकार हैं। साफ दिखाई दे रहा है। झारखंड में तो बच्चे बंगाल से भी लाए गए हैं, तस्वीरें वो भी आ रही हैं, भेजे गए हैं बीजेपी के पैसे से, सोशल मीडिया पे देख लीजिए। तो आज चर्चा करेंगे कि क्या मोदी और शाह विपक्ष की घेराबंदी में बुरे फंस गए हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं और जरा स्क्रीन पर ले आइए हमारे तमाम साथियों को। देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। शकील अख्तर जी हैं हमारे साथ, सुनील शुक्ला जी हैं, अमलेंदु जी हैं और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। आप चारों का स्वागत इस्तकबाल अब तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में, उनका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। आगे बढ़ें। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक छोटा सा
हिस्सा हमने शुरुआत में दिखाया था, थोड़ा सा उसका बड़ा हिस्सा देख लीजिए क्या कह रहे हैं यहाँ पर राहुल गांधी। फिर आते हैं सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी के पास, शकील जी के पास और आप तमाम साथियों के पास। सुनिए जरा। हम होम मिनिस्टर की पर्सनल ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। उनका एजुकेशन पे, बाकी चीजों पे क्या व्यू पॉइंट है, नाइदर आर वी इंटरेस्टेड, नाइदर इज द कंट्री इंटरेस्टेड। ओके, वी आर इंटरेस्टेड इन वन थिंग। उन्होंने बच्चों पे गोली चलवाई, उनकी मिनिस्ट्री ने गोली चलवाई, क्या अमित शाह ने ऑर्डर दिया था या नहीं? बिना होम मिनिस्ट्री के ऑर्डर के ना दिल्ली पुलिस गोली चला सकती है, ना आरएएफ गोली चला सकती है, राइट? तो हमारा सिर्फ एक सवाल है और उसका हम पहले जवाब मांग रहे हैं। आपने गोली चलवाई या नहीं चलवाई? अगर आपने चलवाई, यू आर कल्पेबल। अगर आपने नहीं चलवाई और किसी और ने चलवा दी, यू आर इनकॉम्पिटेंट। आइदर वे यू हैव टू गो। दैट वाज द स्टेटमेंट। 15 दिन के लिए पार्लियामेंट में आ नहीं पाए। मैं देख रहा था, पार्लियामेंट में बैठे थे बट आ नहीं पाए अंदर। अब जैसे मैंने बोला, अब गुब्बारे को स्टिच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं होगा। तो दोबारा स्टिच कर रहे हैं और उसमें गैस भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं होगा। राहुल गांधी आनंद फानन में अभी शाम को, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे भी। कैसे देखा जाए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को तब जबकि दिन भर गोदी मीडिया दिन भर झारखंड दिखा रहा है? राजीव जी, एक गोदी मीडिया का एक पत्रकार अरेस्ट भी हो गया है, लेकिन चलिए वो तो अच्छी जो भी है, वहां पे जो व्यवधान पैदा करने की कोशिश हो रही थी उस पर हुआ। लेकिन देखिए, एक आपने वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जिसमें पप्पू यादव भी हैं और ऑब्जर्वर्स भी हैं कांग्रेस के, जो बिहार के अलग अलग जनपदों में गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। रागिनी नायक भी थी वहां पे और सब लोग थे। उसपे भी देखिए कितनी रिवीलिंग चीजें मिली हैं कि बिहार के अंदर भी, अभी केवल जंतर मंतर का सवाल नहीं है, बिहार के अंदर यह बताया गया उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो वहां पे AK-47 चली है, जो बच्चे घायल हुए हैं वो पिस्टल से हुए हैं। पिस्टल किसकी थी, पिस्टल किसने चलाई थी, ये भी पता चलाना आवश्यक है। ये भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया कि बच्चों के घरों पे जाके माँ बाप को हड़काया जा रहा है कि इस बार तुम्हारे बच्चों को छोटा छोड़ देंगे, लेकिन अगली बार अगर ये सरकार विरोधी आंदोलन में दिखाई पड़े, इनको NSA और UAPA में बंद कर देंगे। देखिए, राहुल गांधी ने एक चीज राजीव जी बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है, अब 2 चॉइस हैं आपके पास। अमित शाह साहब के पास 2 चॉइस हैं, या तो ये, अच्छा पार्लियामेंट में ये हातिम ताई की कहानियां ना सुनाए, बीरबल के किस्से ना सुनाए। अब या तो ये बताएं कि बच्चों पे जो एक्सेसेस हुए हैं, ये आदेश अमित शाह साहब ने दिए थे। अगर अमित शाह साहब ने नहीं दिए थे तो इतने दिनों में, जब तक वो संसद में मौजूद नहीं थे, उन्होंने पता चला लिया होगा ये आदेश किसके थे, और जिसके ये आदेश थे फिर उसके घर का घेराव होगा। पूरे हिंदुस्तान की जनता गांधीवादी अहिंसात्मक तरीके से उसके घर का हिसाब करेगी। और अगर आदेश अमित शाह साहब का था, वो अगर इस्तीफा दे देंगे और जो भी कानूनी दंड उनको मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के युवा हमारे देश की संपत्ति हैं, हमारे देश के एसेट्स हैं, उनकी आंखें फोड़ना। और आपने राजीव जी ये भी सुना होगा, बिहार के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां बिहार के अंदर एक बच्चा जो अग्निवीर में सेलेक्ट हो गया, जिसका मेडिकल भी हो गया, आदिवासी बच्चा था, उसका घुटना तोड़ दिया गया। उसके सारे अरना और जितने बच्चे ये घायल हुए हैं सब गरीब घर के बच्चे हैं, ये बिल्कुल पैसे से मोहताज हैं। और जब ये भी कहा गया उसमें कि हजारों एकड़ जमीन अगर अडानी जी को 1 रुपए में दी जा सकती है, तो ये बच्चों के एग्जामिनेशन फीस भी माफ हो सकती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 4 गुनी फीस बढ़ा के अगर अडानी जी को हजारों एकड़ जमीन आप मुफ्त में देते हैं और 14-15 लाख करोड़ इंडस्ट्रीज के माफ करते हैं, तो ये स्वीकार्य नहीं होगा। देखिए, अब स्पष्ट यह है कि आज के तारीख में देश का नैरेटिव राजीव जी केवल एक हो गया है। हमें बच्चों की शिक्षण व्यवस्था में इंप्रूवमेंट चाहिए, बच्चों के लिए अच्छी व्यवस्था चाहिए। ये नहीं होगा कि टीचर्स क्लास में ना आए, टीचर्स क्लास में ना पढ़ाएं, लड़कियों के लिए टॉयलेट ना हो, पंखे ना चलें, पानी की व्यवस्था ना हो, और मिड डे मील में जो उनको खाना दिया जाए वो पानी वाला खाना न दिया जाए। जो उनके अधिकार है और जो सरकार का आवंटन है, वो बड़े बड़े अधिकारी और पूंजीपति अपनी जेब में न डालें। अब ये चीजों पे निगाह रखी जाएगी और ये अमित शाह साहब को पार्लियामेंट में आके 2 टूक जवाब देना होगा, जो राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। बताइए, ये आदेश आपने दिया था तो आपको दंड भुगतने के लिए तैयार होना चाहिए। अगर आपने आदेश नहीं दिया था, ये पता बताइए कि किसने आदेश दिया था।
और देखिए आदेश भी ऐसे दिया जाता है, जैसे मान लीजिए लाठी भी चार्ज हो, मान लीजिए मैं डीजी पुलिस हूं, मैं कहूंगा कि भैया लाठी ऐसे चलाना, चोट किसी को न लगे, लेकिन उसको ये अंदेशा हो जाए कि हम नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो। लेकिन यहां जो दिख रहा है, जैसे आपने देखा जो झारखंड के अंदर भी केवल एक चीज का उपयोग हुआ है, वाटर कैनन, वहां पे कोई और नहीं हुआ, लाठीचार्ज नहीं हुआ, बुलेट इधर उधर नहीं चली। वाटर कैनन की भी जो गति रखी गई थी, क्योंकि कंट्रोलर पुलिस के पास था, उन्होंने इतनी कम स्पीड रखी थी कि बच्चे वहां नहा रहे थे। लेकिन आपने देखा यहाँ पे जो हरियाणा के अंदर दीपेंद्र सिंह हुड्डा पे कैनन का वार हुआ था, वो आंख को देख के हुआ था, उसकी वेलोसिटी भी बढ़ा दी गई थी जिससे उनकी आंखें फूट जाएं। तो देखिए व्यवहार पे डिपेंड करता है, और ये पुलिस अधिकारियों की अगर ये इंक्वायरी होगी तो बता देंगे ये आदेश किसने दिया था कि बिल्कुल शरीर को नुकसान पहुंचाने के लिए बच्चों को। क्योंकि देखिए मैं एक अध्यापक राजीव जी रहा हूं, मेरे लिए जितने प्यारे मेरे बच्चे हैं उतने ही प्यारे देश के सारे युवा हैं, और मैं ये जानना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं मेरे देश के युवाओं को इस प्रकार से कोई भी आदमी हो, कोई भी सरकार हो, इस प्रकार से ट्रीट न करे। मैंने पट्टम थानू पिल्लई की भी केरला में पहली सरकार गिरते हुए देखी है, जब केवल 2 लोग घायल हुए थे, और मैंने लाल बहादुर शास्त्री को भी एक एक्सीडेंट पे अपनी इस्तीफा देते हुए देखा है। तो इस्तीफा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अमित शाह साहब अपनी कुर्सी से उतर सकते हैं और उसके बाद गलती मान लें पार्लियामेंट के अंदर, बच्चों से माफी मांग लेंगे तो शायद मोदी जी की सरकार बच जाएगी। मोदी जी के बाद 2 विकल्प हैं, या तो अपनी सरकार बचा लें या अमित शाह साहब को बचा लें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा शकील जी ये बताइए कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी थोड़ी देर पहले राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के क्या मायने हैं, क्या माना जाए, जबकि अब 3 दिन, कल और परसों 2 दिन ही देखा जाए, 13 तारीख लास्ट डे है पार्लियामेंट, और आज जब किरण रिजिजू आके उन्होंने कहा कि संसद में बोलने के लिए तैयार हैं अमित शाह, तो विपक्ष ने क्यों नहीं माना उनकी बात? आज राहुल की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ज़रूरी थी, और राहुल ने सही टाइम पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और अपनी बातें कही। देखिए आज दिन भर से 2 बातों का प्रचार किया जा रहा था। एक, किरण रिजिजू जब लोकसभा में आए और बोला उन्होंने 2 बजे के बाद, उससे पहले वो पत्रकारों से मिलकर यही बात कह चुके थे। नितिन नवीन भी मिले पत्रकारों से, उन्होंने भी ये बात कही, और फिर किरण रिजिजू अचानक वहां पे पहुंच गए और उन्होंने यही बात कही कि अमित शाह तैयार है। तो एक, राहुल को ये बताना था कि अमित शाह का सामान्य जवाब सुनने में न उनकी कोई दिलचस्पी है न देश की कोई दिलचस्पी है। राहुल ने 5:30 बजे आकर यही बात कही। दूसरा एक बड़ा खास मुद्दा था कि झारखंड पर एक बड़ा प्रचार किया जा रहा था कि साहब कांग्रेस चुप है। यहाँ दिल्ली में तो इतना बोली, राहुल गांधी प्रधानमंत्री के घर के सामने पहुंच गए, वो वहाँ पे गांधी स्मृति पहुंच गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो राहुल को ये दोनों चीजों का कड़ा जवाब देना था, और राहुल ने आज वही काम किया। उनके जवाब के बाद अब सरकार के पास, गोदी मीडिया के पास, और जो दूसरे लोग प्रचार कर रहे थे, किसी के पास कोई जवाब नहीं रहा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बात क्या थी? राहुल ने 3 बातें कही मुख्य तौर पे। नंबर 1, उन्होंने कहा अमित शाह को जाना होगा। अमित शाह बच नहीं सकते। हमें इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। हमें इस बात का जवाब चाहिए कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया, और गोली चलाने का आदेश उन्होंने दिया, वो जिम्मेदार है, इस्तीफा दें। उन्होंने नहीं दिया तो वो इनकॉम्पिटेंट हैं, उन्हें मालूम नहीं था कि गोली कैसे चल गई। देश का गृहमंत्री, भारत का गृहमंत्री ऐसा नहीं हो सकता कि उसके रहते हुए कोई और गोली चला दे, तो भी उनको जाना होगा। सिंपल बात। उन्होंने कहा हम ये मांग नहीं कर रहे अमित शाह सदन में आ जाएं और सदन में आके बैठ जाएं, कोई सामान्य भाषण पढ़ दें, दूसरी बातें कर दें। नो, कोई इंटरेस्ट नहीं है हमें, न कांग्रेस को न देश को। उन्हें एक बात का जवाब देना चाहिए, वो आए और ये बताएं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। फर्स्ट मांग उनकी, राहुल गांधी की पहली बात। दूसरी, उन्होंने कहा कि जो छात्रों के ऊपर गोली चली, लाठी चली, आंसू गैस हुआ, लड़कियों के साथ बहुत ही बदतमीजी का व्यवहार हुआ, इन सब के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी को माफी मांगना होगी। वो माफ करने वाले नहीं है। उनकी इस वक्त की जो जिम्मेदारी है माफी मांगने की है, उन्हें माफी मांगना होगी। दूसरी मांग।
तीसरी मांग उन्होंने स्पष्ट किया, ये बहुत जरूरी चीज थी, यही बहुत जरूरी चीज थी कि राम मंदिर चढ़ावे की चोरी के ऊपर सरकार को आके अपना बयान देना चाहिए और इसकी उच्च स्तरीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होना चाहिए। इसके चंदा चोरों को किसी भी तरह से हम बख्शने के मूड में नहीं है, नहीं बख्शेंगे। ये संसद से जुड़ी बात थी। इसके अलावा झारखंड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारा जो माहौल बना है ये छात्र आंदोलन से बना है। राहुल ने अभी प्रयागराज में किया, उससे पहले राहुल लगातार रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम देते रहे, और अब जब झारखंड में हो रहा है तो लोग कह रहे हैं कांग्रेस ने क्या किया। कांग्रेस के NSUI के अध्यक्ष वहां गए थे। खैर, लेकिन आज खुद राहुल गांधी ने झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार के द्वारा की गई हिंसक कार्रवाई की निंदा की। स्पष्ट शब्दों में राहुल के शब्द थे कि शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर हिंसक कार्रवाई क्यों की, इसकी कोई माफी नहीं है। वो इस सरकार में शामिल है और यही हिम्मत की बात है, यही मुद्दे की बात होती है, और इसी को जो है स्टेट्समैन कहते हैं कि चाहे हमारी ही सरकार क्यों ना हो, हमसे सहायता लेके चल रही सरकार क्यों ना हो, गलत काम करेगी, हम सवाल उठाएंगे और हम उससे सवाल पूछेंगे। राहुल ने सीधा सवाल पूछा है कि आपने ये हिंसक कार्रवाई क्यों करी। हेमंत सोरेन के लिए आज बड़ी मुश्किल हो गई है और होना भी चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने दिल्ली देखा था और वो कर्नाटक से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। वो अपने पड़ोसी बिहार से सबक ले रहे हैं जहां AK-47 चला दी। आज कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें बिहार के नेता थे और उसमें उन्होंने वीडियो जारी किया है AK-47 चलाता हुआ, गोली चलते हुए AK-47 की। तो हेमंत सोरेन किससे सीख रहे हैं? मोदी से, बीजेपी की, और अपने बिहार के पड़ोसी की सम्राट चौधरी सरकार से। कर्नाटक के शिव कुमार से नहीं सीख रहे, जो खुद चल के गए छात्रों से बात करने के लिए। ये तरीका होता है। हमारे देश का छात्र युवा आंदोलन करता है, आपको उसके पास खुद जाना चाहिए। राहुल इस मॉडल की सरकार चाहते हैं, तो राहुल ने ये बात आज कही और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिन भर से एक और प्रचार किया जा रहा था सरकार की तरफ से। जब हमने बताया कि नितिन नवीन मिले पत्रकारों से और किरण रिजिजू मिले, बाद में बोला किरण रिजिजू ने लोकसभा के, तो ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी बातें होती हैं जी। उनका कहना था, बताना था, जोर था कि कांग्रेस और एसपी में इस बात को लेके विवाद हो गया है कि कौन सा मुद्दा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस जहां छात्रों की बात कर रही है, वहां एसपी जो है वो चंदा चोरी की बात कर रही है। राहुल ने स्पष्ट कर दिया कि नो, दोनों मुद्दे हैं, दोनों मुद्दे साथ रहेंगे, कोई मुद्दा कम या ज्यादा नहीं होता है। हम छात्रों के ऊपर जो अत्याचार किया है, गोली पेलेट गन चलाई है, उन पे भी बात करेंगे और चंदा चोरी पर भी बात करेंगे। तो इसलिए आज राहुल ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की अचानक 5:30 बजे, ये बहुत जरूरी थी। कुछ बातों का जवाब देना जरूरी था और सारी तस्वीर सामने रखना जरूरी थी, और वो तस्वीर जो है आज राहुल ने पूरी तरह से साफ कर दी। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी से सुनील जी आपके पास, सुनील जी को ले आइए स्क्रीन पर। सुनील जी आपके पास आना चाहता हूं। अभी आपने इलाहाबाद का प्रोग्राम राहुल गांधी का देखा और उसके बाद आज जो कह रहे हैं और लगातार वो अकाउंटेबिलिटी लेने की बात कर रहे हैं अमित शाह से, और उधर झारखंड है, कैसे देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को? धन्यवाद राजेश जी। एक तो झारखंड में जो कुछ भी चल रहा है उसको यह कहना कि झारखंड की सरकार का जो रवैया है वो वही है जो जंतर मंतर पर दिल्ली की सरकार का था, ये मुझे लगता है कि तर्कसंगत नहीं है। झारखंड की सरकार ने इन आंदोलनकारी छात्रों से सीधे संवाद कायम किया है। अधिकारियों के स्तर पर बात की 10 दिन के बाद से ही वार्ता कम शुरू हो गया, और वो आंदोलनकारी छात्र कह रहे हैं कि उनके 98% मांगे राज्य सरकार ने मांग ली है। 98%। ये भी जानने की जरूरत है कि इस अब जब वार्ता कल हो गई और बाकायदे यह कहा गया छात्रों की तरफ से कि उनकी 98% मांगे मांग ली गई हैं, सरकार की तरफ से एक तरह की सहमति बन गई। केवल एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सरकार से और आंदोलनकारियों के बीच में सहमति नहीं बनी, वो है CBI से पूरे मामले की जांच कराने का।
झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की गिरफ्तारी हो गई, पूरा लोक सेवा आयोग भंग हो गया। 14वीं जो परीक्षा थी लोक सेवा आयोग की, उसको रद्द करने की जो मांग थी, सरकार ने उसको मांग लिया। झारखंड मुक्ति मोर्चा और जो कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, इसके 3-3 मंत्रियों ने बैठ करके इन आंदोलनकारी छात्रों से उन्होंने वार्तालाप किया। आखिर संवाद ही तो एक तरीका है। आप संवाद को करने के लिए तैयार नहीं, अगर सरकार संवाद करने के लिए तैयार है तो आप संवाद नहीं करेंगे। वो कौन लोग हैं जो संवाद में बाधा बन रहा है? आपने कहा कि पश्चिम बंगाल से भी युवक भेजे गए और सोशल मीडिया पर बाकायदे वो वीडियो वायरल है। मैं और आप उसे पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन ये है, इसका खंडन भी कोई नहीं कर रहा। सवाल यह है कि सरकार अगर बातचीत न कर रही हो, वो दोषी है। सरकार, स्वाभाविक सी बात है कि अगर विधानसभा से 100 मीटर की दूरी पर अगर आप पहुंच जाएंगे तो सरकार क्या करेगी? सुरक्षाकर्मी क्या करेंगे? बावजूद इसके जिस तरीके से पुलिस लाठीचार्ज दिल्ली में हुआ, वो लाठीचार्ज तो रांची में नहीं दिखाई पड़ा। जो विधानसभा का पीछे का इलाका है, खेतों से होते हुए लोग विधानसभा के पास पहुंच गए। आखिर आप आंदोलन कर रहे हैं या कोई अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? आंदोलनकारियों से सरकार तो बात कर रही है। ऐसा तो कोई ऐसा क्रम नहीं हुआ जिसमें सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में बातचीत न हो रही हो। मुख्यमंत्री ने न कहा हो कि हम बातचीत नहीं करना चाहते, आप कुछ भी कर लीजिए, आप बैठे रहिए और आपसे कोई संवाद नहीं होगा। ये वही सरकार है, एक रांची की सरकार है। रांची में इन जो धरना देने वाले छात्र हैं, इनको पुलिस ने हर तरह की सुविधाएं प्रदान की। पानी के बरसने पे इनको तिरपाल लगा हुआ एक आश्रय स्थल दिया। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर बाथरूम बंद कर दिया गया, तिरपाल लगाने की उनको इजाजत नहीं दी गई। किस कदर उनको पीटा गया ये भी आपके सामने है। सरकार बात करने के लिए तैयार नहीं थी, कब बात की गई? और दूसरी तरफ कम से कम ये तो अगर सरकारों के साथ है कि आप संवाद कायम कीजिए। और जितने वीडियो वायरल हो रहे हैं रांची के, मैं सुबह से देख रहा हूं, जो जिसको गोदी मीडिया भी चला रहा है और यूट्यूबर्स भी चला रहा है। पुलिस की लाठियां देखिए आप, पुलिस की लाठियां, पुलिस के हाथों में अपनी लाठियां ले उनके हाथ कांप रहे हैं। उनके ऊपर निर्देश है कि आप बच्चों को पीटेंगे नहीं। लेकिन स्वाभाविक से एक स्थिति तो आएगी आ गई। आंसू गैस तो का छोड़ा जाना भी निश्चित रूप से सही है कि हालात न पैदा हो, ये बिल्कुल सही है। वो स्थिति न पैदा हो जिसकी वजह से इस कदर उत्तेजना का माहौल बने। ये भी सरकार के स्तर पर के विफलता आप कर सकते हैं। लेकिन पुलिस ने बर्बरता की हो, ये कम से कम निजी तौर पर मैं स्वीकार नहीं कर सकता। पुलिस ने, राज्य सरकार ने आंदोलनकारी छात्रों से संवाद न कायम किया हो, इसको ही हम स्वीकार नहीं कर सकते। ये जरूर है कि जो हालत है वहां, ये जानने की आवश्यकता है कि कौन लोग हैं जो संवाद की प्रक्रिया को बाधित कर रहे हैं। ये जानने की आवश्यकता है। आखिर भारतीय जनता पार्टी रांची के मसले को लेकर के बात कर रही है कि राहुल गांधी रांची की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। अब आज इन्होंने एक बयान दिया जेपी नड्डा साहब ने, अरे रांची की बात बीजेपी करे ना, बीजेपी वहां विपक्ष में है, उनके लोग क्या कर रहे हैं, वो क्यों नहीं जा रहे हैं? राहुल गांधी पर सवाल पैदा करने वाले लोग या जो सत्ता के भागीदार हैं उनसे सवाल पैदा करने वाले लोग, वो बतावें कि जो विपक्ष में है रांची में वो कहां है, वो क्यों नहीं एक समाधान के लिए आगे बढ़ते हैं? सवाल इस बात का है कि आप जेपी नड्डा ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी संसद नहीं चलने दे रहे हैं। एक व्यक्ति संसद नहीं चलने दे सकता, ये संभव है? सरकार को अपने तरीके और अपने तौर तरीके विचार करना चाहिए कि वो किन स्थितियों में संसद को पहुंचा दिए। बयान क्या है, शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। गृह मंत्री जवाब देंगे। अरे जवाब क्या? आप चर्चा में भाग लीजिए, शांति से, विपक्ष शांति से, आप शांति से बैठे रहे। नहीं, पहला सवाल मुझे आपत्ति है, मुझे पहले ही वाक्य पे आपत्ति है। जवाब क्या देंगे आप? जब आप चर्चा को सुनेंगे ही नहीं, चर्चा के दौरान आप संसद में मौजूद ही नहीं रहेंगे तो जवाब क्या देंगे आप? किस बात का जवाब देने के लिए आप आए हैं? आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे सामने बैठ करके संसद में, सदन के भीतर बैठ करके हमारी बात सुनिए। आप सवाल तो है कि आप सदन में आइए, आ करके और आप विपक्ष ने तो अपना मुद्दा साफ कर दिया है। आप कहिए कि इन छात्रों के ऊपर लाठी चलाने की, कील लगी हुई लाठियां चलाने की इजाजत, गन चलाने की इजाजत किसने दी?
आदेश किसने दिया? अगर आपकी जानकारी में है तो आप स्वीकार कीजिए कि मेरी जानकारी में है, और अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो अपनी विफलता स्वीकार कर लीजिए। क्लियर, एकदम साफ साफ कर मुद्दे क्लियर कर दिया विपक्ष ने। इसको जवाब देने में वो क्या दिक्कत है? जेपी नड्डा साहब का भी एक वक्तव्य मैं सुन रहा था जो उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले ही दिया। आप आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी अगर अराजकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और आप सरकार में हैं तो उस कोशिश को आप सफल क्यों नहीं देना चाहते हैं? वो किन स्थितियों में आप उनको, राहुल गांधी को सफल होते हुए देख रहे हैं? आप तो पूछते थे कि कौन राहुल गांधी? आप तो राहुल गांधी के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, और आज आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, तो राहुल गांधी पूरी तरह से अराजकता पैदा करना चाहते हैं, संसद से भाग रहे हैं, चर्चा से भाग रहे हैं, हमारे प्रश्न, हमारे जवाब को सुनने के लिए नहीं तैयार है। कौन आपकी बात को स्वीकार करेगा? संसद को चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और इस जिम्मेदारी को सरकार को लेनी चाहिए, लेनी पड़ेगी। आप विपक्ष के नेता के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते हैं। जो राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता में कही बिल्कुल बात सही है कि राहुल, आप गृह मंत्री को यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि वह एक असफल गृह मंत्री हैं या जिम्मेदार गृह मंत्री। साफ साफ उनका एक अपने पॉइंट से अपनी बात कहिए करके। आप क्यों नहीं बात कर रहे हैं? जो बातें प्रयागराज में भी कही, इलाहाबाद में कहा राहुल गांधी ने, वो भी छात्रों का मुद्दा है। सवाल यह है कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या कम होती जाएगी और विद्यार्थियों को निजी स्कूलों में और विश्वविद्यालयों में पढ़ने के लिए विवश किया जाएगा तो लोगों में नाराजगी नहीं पैदा होगी। सवाल इस बात का है, अगर परीक्षा की व्यवस्था को लेकर के लड़कों में नाराजगी है तो यह इसकी जवाबदेही सरकार के ऊपर नहीं आएगी। छात्रों ने राहुल गांधी से भी यही बात कही और राहुल गांधी ने उनके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया। सीधा सीधा संवाद है। छात्रों को अपने मंच पर बुला करके राहुल गांधी ने उनकी बात से सुनी, सामने ला करके कहा कि हाँ ठीक है, अपनी बात कही आप। सरकार ये काम क्यों नहीं कर पा रही है? जो विद्यार्थी कर रहे हैं, जो विद्यार्थी जंतर मंतर पे इकट्ठे हुए, उनसे बुला करके आप बात कीजिए। आप छात्रों को दो समूह में करने के लिए पे आमादा है। जंतर मंतर पे वामपंथी संगठनों का, अन्य राजनीतिक दलों के संगठनों के युवा और छात्र संगठनों के विद्यार्थी अनशन कर रहे थे, धरना दे रहे थे। कब आपने उनसे बात किया? तो ये जो तरीका सरकार अपना रही है वो तरीका कहीं से भी देशहित में नहीं है और जनहित में भी नहीं है। जो विपक्ष का सवाल है बहुत ही साफ है। विपक्ष ने एकदम अपने मुद्दे साफ कर दिए हैं और ये कहने से काम नहीं चलने वाला है कि विपक्ष संसद को नहीं चलने दे रहा। विपक्ष ने अपनी बात कही है और अगर संसद को आप चलाना चाहते हैं तो जो विपक्ष कह रहा है उसका जवाब दे दीजिए आप उन बातों को। और आप संसद के भीतर नहीं कर सकते, बाहर ही कर दीजिए। भाई जो बात जेपी नड्डा साहब बाहर कर रहे हैं या संसदीय कार्य मंत्री बाहर कर रहे हैं, इन्हीं प्रश्नों का जवाब आप सदन के बाहर ही दे दीजिए। आप पत्रकारों को बुला करके अपनी बात कह दीजिए। आप स्टेटमेंट देते रहते हैं, वही कह दिए कि राहुल जो बात कर रहे हैं उसमें सरकार का ये पक्ष है। छोड़िए, आप उन्हीं दोनों मुद्दों पर आप सरकार साफ गोई के साथ बाहर आ जाए, सामने आ जाए, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो ये संसद को ठप रहने का जो ठीक रहा है आप विपक्ष पे नहीं फोड़ सकते। सरकार को अपनी जवाबदेही स्वयं स्वीकार करनी पड़ेगी कि यह जो आंदोलन हुआ न केवल दिल्ली में हुआ, देश के विभिन्न हिस्सों में हुआ, उसमें सरकार की भूमिका क्या थी। इस आंदोलन के बाद छात्रों से उसका संवाद किस तरह का है, जो उसके मुद्दे हैं उन मुद्दों पर छात्रों से बात कर रही है, सरकार की नहीं कर रही है। आप रांची को लेकर के सरकार को घेर नहीं सकते, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकती। और मैं मानता हूं कि रांची में सरकार ने जो हेमंत सोरेन की सरकार है उससे बहुत संवेदनशीलता से बात की। लाठी चलना बिल्कुल आपत्तिजनक है, लड़कों को आंदोलन पे उतर आने की स्थिति पैदा हो जाना यह भी आपत्तिजनक है, इसका विरोध होना चाहिए। लेकिन इस हालात से निपटने के लिए जो एक लोकतांत्रिक तरीका अपनाया है हेमंत सोरेन सरकार ने, उसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जरा रामलेंदु जी, कैसे देखा जाए यहाँ अलग अलग मुद्दे, एक तरफ जो खींचतान है, देखिए मुद्दों में खींचतान, रांची को लाया गया, रांची में जो चल रहा है उसमें एक आखिरी मामला जो है वो अटका पड़ा है, सीबीआई जांच। यहाँ दो गुट है, एक गुट जिसमें आयशा भी है, जिसमें नॉर्मल सामान्य, दूसरा गुट है एबीवीपी छात्रों का। एबीवीपी के छात्र जो हैं
वो क्या कर रहे हैं वो, और वहाँ जब बातचीत होती है, जो खबर मेरे पास है उस हिसाब से बता रहा हूँ, जो बातचीत होती है उसमें एबीवीपी के लोग भी हैं और वो चाहते हैं कि एनी हाउ ये सीबीआई जांच वाला मामला आ जाए, यानी इसको फिर से केंद्र सरकार की ओर ले जाया जाए। दूसरी तरफ और रांची के ज़रिए, झारखंड के ज़रिए इस पूरे आंदोलन को जो ऑलरेडी, जो अभी सुनील शुक्ला जी बता भी रहे थे कि जो ऑलरेडी सरपट बिल्कुल भाग रहा है, ये मामला इलाहाबाद से होते हुए, जंतर मंतर से होते हुए इलाहाबाद तक पहुंचा है। राहुल गांधी जंतर मंतर के कुछ छात्रों से मुलाकात करके और छात्रों को मीडिया के सामने भी ले आए, सब कुछ हो रहा है। ऐसे में ये डिरेल करने के लिए पहली बात, दूसरी तरफ जिस ढंग से अमित शाह घिरे हुए हैं, संसद का ये चौथा सप्ताह, मानसून सत्र का चौथा सप्ताह और आखिरी सप्ताह ये चल रहा है। आसंदी पर आज बैठे थे और कह रहे थे, लोकसभा में कह रहे थे कि आप लोगों ने, विपक्ष ने वॉश आउट कर दिया है पूरे के पूरे 3 सप्ताह तक। लेकिन सुनील शुक्ला जी बता ही रहे हैं, शकील जी रोज़ वहाँ पहुँचते हैं, रोज़ देख रहे हैं कौन वॉश आउट कर रहा है। तो ज़रा ये बताइए अमलेंदु जी कि ये घटनाक्रम क्या सचमुच गले की फांस बना हुआ है नरेंद्र मोदी के लिए, अमित शाह के लिए, या एक मुद्दा है जो आते जाते अब इसके बाद 15 अगस्त पे भाषण देंगे नरेंद्र मोदी और किस्सा खत्म? राजीव जी, एक तो 15 अगस्त को मोदी जी लाल किले से भाषण क्या देंगे? यही बताएंगे कि उन्होंने छात्रों के ऊपर लाठियां चलवाई, कील लगी लाठियों से पिटवाया, पैलेट गन चलवाई। इसके लिए मोदी जी की सरकार बहुत बधाई की पात्र है, उसका स्तुति गान किया जाना चाहिए, मंदिरों में उसके लिए आरती की जानी चाहिए। क्या यही बताएंगे मोदी जी 15 अगस्त को? मुझे लगता है राजीव जी कि ये सरकार पूरी तरीके से फंसी हुई है और सरकार खुद सदन नहीं चलने दे रही। हम लोग राजीव जी रोज देखते हैं कि बिरला साहब आते हैं और 1.5 मिनट का प्रवचन देते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड का, और 1 मिनट 31वें सेकंड पे सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है, फिर 2 बजे बैठती है, फिर 2 बजे के लिए फिर अगले तक जो स्थगित कर दी जाती है। मतलब ये एक तरीके से कहा जाए वो बन गया है रूटीन बिल्कुल, कि सदन की कार्रवाई चलने ही नहीं देना है। और सबसे ज्यादा हंगामा तो राजीव जी किरण रिजिजू मचाते हैं संसद के अंदर। हम लोगों के पास विजुअल भी है किस तरीके से किरण रिजिजू साहब जो हंगामा मचा रहे हैं। भाई सरकार जो है वो सदन चलने देना क्यों नहीं चाहती है? अगर अमित शाह आ जाएंगे सदन में और आकर अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे गृह मंत्री की, तो कौन सी मुसीबत आ जाएगी? डॉक्टर ने तो नहीं कहा है कि आप जाके अपनी जिम्मेदारी मत निभाइए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे तो आपको बीमारी हो जाएगी कोई, या अगर ऐसा कुछ कहा है डॉक्टर ने, बताया है किस डॉक्टर ने बताया है कि आप गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री के तौर पे अगर आप सदन में आकर अपना जवाब नहीं देंगे तो आपको कोई बीमारी हो जाएगी। आखिर आप उस संसद परिसर के अंदर आ रहे हैं और आप सदन में क्यों नहीं जा पा रहे हैं? चूंकि राजीव जी सीधी सी बात यह है कि जैसा कि राहुल गांधी ने आज लेख भी लिखा और लगातार पूछ भी रहे हैं, पूरा विपक्ष पूछ रहा है, रोज नारेबाजी हो रही है, वहां रोज नारे लग रहे हैं, सदन के बाहर भी सदन के अंदर भी, कि आखिर जो 20 जुलाई को अत्याचार किया गया छात्रों के ऊपर, वो किसके कहने पे किया गया, किसके आदेश पर किया गया? अगर अमित शाह जी का आदेश नहीं था तो अमित शाह जी सीधे आकर सदन में क्यों नहीं कह देते कि मेरे आदेश से नहीं हुआ? जो बात जितेंद्र सिंह जो राज्य मंत्री है पीएमओ के, वो सदन के अंदर राजीव जी कह सकते हैं कि आदेश तो मजिस्ट्रेट देता है, यही बात कहने में अमित शाह जी को क्या दिक्कत आ रही है कि मजिस्ट्रेट देता है, मैंने आदेश नहीं दिए थे? यही आके आदेश जवाब दें। और अगर ये जवाब देंगे राजीव जी तो भी फंसते हैं अमित शाह जी कि मजिस्ट्रेट ने ऐसा आदेश दे दिया और आपने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की, तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसका मतलब कि मजिस्ट्रेट ने अपने आप आदेश नहीं दिया, आपने दिया है। तो हर तरीके से राजीव जी घिरे हुए दिखाई पड़ते हैं। मुझे लगता है राजीव जी कि ये लोग इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 10 अगस्त का आज का जो झारखंड में संसद इसका विधानसभा मार्च का आह्वान दिया गया था, ये काफी दिन पहले दे दिया गया था। तो ये इंतजार कर रहे थे कि इसी तरीके से कुछ वहां होगा रांची में, और फिर उसको जनता मंत्र से जोड़कर और फिर आएंगे अमित शाह जी सदन के अंदर और फिर चीखेंगे चिल्लाएंगे कि झारखंड पे नहीं बोल रहे हो, रांची पर नहीं बोल रहे हो और यहाँ आकर सवाल पूछ रहे हो। अब वो कुछ हुआ नहीं राजीव जी, अब दिक्कत पैदा हो गई। अब कैसे आकर कुछ बोले? अब आकर कुछ बोलते भी है कि झारखंड में क्या हुआ, तो सवाल पूछा जाएगा तुरंत कि झारखंड में जो हुआ है महाराज, झारखंड में क्या हुआ है? 3 मंत्री जाकर बात कर रहे हैं, वही जाकर बात कर रहे हैं, गेस्ट हाउस में बुला रहे हैं, 8 उनके प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं। आपने तो 35 दिन तक सरकार बात ही नहीं की। 35वें दिन आपने कहा साहब इनका कोई हमको मिला है,
शाम को 4 बजे लिखित मिली है सूचना की कोई इनकी मांगे भी हैं। उससे पहले तो आपको ये भी नहीं मालूम था कि कोई मांगे भी हैं। लाठी आपने पहले चलवा दी और मांगे आपको बाद में मालूम पड़ी, तो इसको कैसे आप झारखंड से जस्टिफाई करेंगे? तो इसीलिए राजीव जी मुझे लगता है कि ये जो था कर रहे थे। और आज आपको याद होगा राजीव जी, कल ही मैंने कहा था कि झारखंड में जो रांची में कल जो विधानसभा मार्च का आह्वान किया गया है, इसमें ये अपने लोग घुसा सकते हैं ताकि वहां कुछ उत्पाद मचाएं और फिर पुलिस विवश हो जाए, वहां कुछ कार्रवाई करे। और अब जो सूचनाएं आ रही हैं वो आ ही रही हैं कि बंगाल से लोग भेजे गए। कौन लोग थे वो जो बंगाल से भेजे गए? भाई जंतर मंतर पर तो समझ में आता है बंगाल से भी लोग आए, बिहार से भी लोग आए, झारखंड से भी लोग आए, चूंकि देश भर का मसला है। लेकिन अगर झारखंड में कोई आंदोलन हो रहा है तो उसमें बंगाल से लोग क्यों आ रहे हैं? कौन भेज रहा है उनको? घुसपैठिए तो हमने सुने थे राजीव जी, अभी क्या यही घुसपैठिए आ गए बंगाल से झारखंड में आ गए क्या? जिन घुसपैठियों की बात अमित शाह जी करते हैं, घुसपैठिए अब बीजेपी की सरकार भेज रही है वहां से, तो ये सवाल तो उठते हैं। तो यही राजीव जी जो इनके टैक्टिस है, उस टैक्टिस को इन्होंने वहां अपनाने का काम किया और इसको किया। अब विद्यार्थी परिषद अलग अपनी दुकान लगाए बैठा है। विद्यार्थी परिषद क्या है राजीव जी? विद्यार्थी परिषद आरएसएस और बीजेपी का संगठन है। तो अगर विद्यार्थी परिषद इस पर अड़ा हुआ है कि सीबीआई की जांच हो, तो इसका मतलब बीजेपी के लिए अड़ी हुई है। सीधी सीधी बात है। विद्यार्थी परिषद क्या है? विद्यार्थी परिषद बीजेपी का संगठन है। तो विद्यार्थी परिषद कर रहा है, तो विद्यार्थी परिषद तो राजीव जी वो है प्रोफेसर सब्बरवाल का जो मध्य प्रदेश का है। लोगों को याद होगा किस तरीके से प्रोफेसर्स की जो है अपमानजनक की व्यवहार किया गया उनके साथ में। तो ये विद्यार्थी परिषद वाले कब से विद्यार्थियों की बात करने लग गए? इनका राजीव जी जो नगर प्रमुख जो बनता है वो विद्यार्थी होता ही नहीं, वो कोई मास्टर होता है। मतलब आपके सांगठनिक ढांचे में इतना झोल है कि आपका नगर प्रमुख जो है विद्यार्थी नहीं होगा, कोई टीचर होगा, और आप विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं। तो ये विद्यार्थियों की बात ही नहीं कर रहे हैं विद्यार्थी परिषद वाले। और यही जो है इसको मामले को पूरे को उलझाना चाहते हैं। 98% मांगे जो मान ली गई हैं वो भी ना मानी जाएं, इसके लिए विद्यार्थी परिषद अड़ा हुआ है। सीधी सी बात यह है। और जो 2% मांगे नहीं मानी जा रही है राजीव जी, वो हेमंत सोरेन की सरकार आ जाए चाहे किसी की सरकार आ जाए, वो मानी नहीं जाएंगी, क्योंकि उसमें मामला सुप्रीम कोर्ट का लगा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियुक्तियां हुई हैं और ये कह रहे हैं कि उन नियुक्तियों को रद्द कर दो। तो भाई कोई भी सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इस तरीके से पास ओवर नहीं कर सकती कि उसकी के आदेश से जो नियुक्तियां हुई हैं उनको कोई सरकार रद्द कर दे। इसी पर आकर असली रुका हुआ है मामला कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से नियुक्तियां हुई हैं उनको रद्द नहीं किया जा सकता, बाकी आप सब रद्द करा लीजिए, सब कर दिया जाएगा। तो यहां राजीव जी जो दिल्ली में हुआ वो झारखंड में नहीं हो रहा है, और अगर झारखंड में भी ऐसा होगा तो उसके खिलाफ भी बोला ही जाएगा। राहुल गांधी साफ कह रहे हैं कि भाई नहीं होना चाहिए था। आज उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सवाल पूछ लिया गया कि भाई झारखंड पे आप क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं? बिल्कुल हम कह रहे हैं झारखंड पे बल प्रयोग नहीं होना चाहिए, शांतिपूर्ण अधिकार है छात्रों को। तो जो छात्रों को शांतिपूर्ण अधिकार आंदोलन करने का झारखंड में है, वो जंतर मंतर पे क्यों नहीं है? अब कल एक पत्रकार साहब जो हैं वो परसों शायद 8 अगस्त, आज 10 है 8, अमन चोपड़ा का भी जिक्र आ रहा था। अखिल स्वामी जी ने कहा था। अब वो आईसीयू में जाके, आप आईसीयू में किसी सदर अस्पताल के, रांची सदर अस्पताल के आईसीयू में जाके आप वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अस्पताल में रिपोर्टिंग ऐसे भी हम लोगों के भी पत्रकारों को, हम लोगों के भी कैमरामैन को जाना मना होता है, और आप आईसीयू में जाके और उसके बाद आप बाकी पत्रकारों को उस ढंग से धमकाते हुए वहाँ से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो गई कि आपने किससे परमिशन लिया। तो ये चल रहा है जो भी आप बता रहे हैं। वहाँ पर कैसे डिरेल किया जा रहा है, कैसे सुबह से लेके रात तक, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ कि झारखंड में क्या हो रहा है। अच्छी बात है आप रिपोर्टिंग कीजिए, लेकिन आपने यहाँ जंतर मंतर पे जो हो रहा था उसकी एक लाइन भी रिपोर्टिंग क्यों नहीं की? कहाँ मर गया था क्या गोदी मीडिया? उस समय तो बिल्कुल मरा हुआ दिखाई दे रहा था, कोई फर्क ही नहीं था। पायलट गन चलाए जा रहे हैं, छात्रों के ऊपर कील लगी लाठियों से उन्हें पीटा जा रहा है, लड़कियों के पायलट गन्स लड़कियों के ऊपर किस ढंग से बर्बरता हुई, सब कुछ हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने दिखाया। तब ये मर गए थे अपने आप को सो कॉल्ड बड़ा मीडिया बताने वाले। लेकिन अब है कि आप जा रहे हैं वहाँ, आप डिरेल करने। बच्चे आए वहाँ से, बच्चों को 10-15 गाड़ियों में भेजा गया वहाँ से, बंगाल से। आप जानते हैं बंगाल बॉर्डर भी लगता है, भेजा गया बंगाल से।
और उसके बाद बच्चों से पत्रकार ने पूछ लिया कहाँ से आए हो, तो बताया बंगाल से आए हैं। किसने भेजा है, तो बीजेपी के लोगों ने भेजा है। पैसे, तो गाड़ी के पैसे उन्होंने दिए हैं, खाने पीने के भी पैसे दिए हैं। क्या करना है, तो यहाँ प्रोटेस्ट में, आंदोलन में आए हैं। किसका आंदोलन है नहीं पता, भेज दिए वहाँ से आंदोलन में बच्चों को, यंग लड़कों को। तो ये तो चल रहा है गलगोटिया मॉडल। हाँ, गलगोटिया मॉडल। तो जब आप इस ढंग से करोगे और उसके बाद में आप सोचोगे बहुत क्रांति लाते रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ कह रहा था कि जो खींचतान है, बीजेपी के हाथ में पसीने आ गए हैं। सिर पे पसीने तो होते ही हैं, जब हाथ में पसीने आने लगे ना तो समझ लीजिए कि क्या हालत हो रखी है, कितनी मुसीबत में है। जब हाथ से पसीने छूटने लगे, तो हाथ से पसीने छूट रहे हैं इस वक्त। लेकिन ज़रा हमारे रिपोर्टर पंकज लगातार दिन भर कवर कर रहे हैं वहाँ रांची में, उनकी एक रिपोर्ट देखते हैं। विधानसभा से हम लोगों ने, जब चुनाव के वक्त आप लोगों ने देखा होगा, हमने वहाँ से लाइव किया था। विधानसभा वहाँ बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है चारों तरफ से, और चारों तरफ ठीक ठाक जमावड़ा हो सकता है। ये तस्वीर वहीं की आप लोग देख रहे हैं। जरा ये इस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूँ। देखिए, तो देखिए हमारे साथ जो साथी हैं, छात्र हैं, वो लोग यहाँ पे लाठी खाने के बाद बैठ गए हैं। क्या कुछ हुआ है ये पूरा बताइए जनता को। देखिए, सरकार जो है अभी कुछ दिन पहले जंतर मंतर में हुआ, वहां से सीख नहीं ली है। छात्र जो है इतना मार खाने के बाद जंतर मंतर में, आंसू गैस खाने के बाद भी जो है सेंट्रल सरकार को जो है घुटने में ला दिया है। तो उसे क्या लगता है कि झारखंड सरकार छात्रों को पीछे कर देगी? सरकार तो आपसे वार्ता कर रही है ना? जी, सरकार हमसे वार्ता की है, लेकिन हमारा डिमांड ये है कि जैसे सीजीएल में धांधली हुआ है, हमने जो है सरकार को प्रूफ भी दिखाया। तो अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सीबीआई जांच करवा लीजिए। हमारा तो यही डिमांड है कि आप रद्द कीजिए, उसके बाद सीबीआई जांच कीजिए। तो आप सीबीआई जांच करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका संलिग्ध है उसमें, कहीं ना कहीं आपके विधायक का संलिग्ध है, कहीं ना कहीं आपके आदमियों का संलिग्ध है, तभी जाकर आप जो है इसे नहीं मान रहे हैं। और अभी जो है छात्र के लिए जो है यहाँ पर डंडा मारा गया है, सुनने में आया, सुनने में क्या देखे भी है, आंसू गैस छोड़ा गया है। लेकिन मैं आपको बताता चलूं, सरकार आंसू गैस छोड़ दीजिए, अगर बम भी यहाँ पर छोड़ देता है तो एक छात्र यहाँ से नहीं हटेगा। और आप देख लीजिए, जब आंसू गैस छोड़ा गया था उस समय भी उतना स्टूडेंट था, और अभी भी उतना हम लोग बोल सकते हैं, उससे ज्यादा स्टूडेंट अभी है। आप लोग कह रहे हैं कि हमारे ऊपर लाठियां चलाई गई है, लाठी खा करके आप बैठे हुए हैं, क्या कुछ हुआ था ये बताइए। जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, जिंदा रहना है तो हर सांस हुकूमत से ना मांग, असल में मुनसिफे खुदा रहम अदालत से ना मांग। जिंदगी अगर भीख है तो ना मिलना बेहतर है, और अगर हक है तो इतना शराफत से ना मांग। ये निकम्मी सरकार, कल यही हेमंत सरकार और इसके प्रशासन पर हम सभी युवा छात्र फूल बरसा रहे थे, लेकिन यही आज भ्रष्टाचारी सरकार आज हम लोग को बर्बरता पूर्वक लाठी बरसा रही है। खुद मेरे पे 7-8 लाठियां बरसाई गई, टेर गैस के छोड़ा गया। जब हम लोग आग जलन हुआ तब हम लोग इधर आए। हमको ये बताइए, हम लोग तो घर में बैठे हुए थे, हम लोग सब युवा पढ़ रहे थे, लेकिन रोड से हम लोग कब आए? रोड में हम लोग तब आए जब ये बालू बेचा, हम लोग कुछ नहीं बोले। ये पत्थर बेचा, हम लोग कुछ नहीं बोले। ये कोयला बेचा, और कुछ देर के बाद सरकार का दिमाग का काम करना भी बंद कर देगा, समझे? इसलिए सरकार अपने मूर्खता का परिचय ना दे। आप झारखंड में चला रहे हैं, झारखंड के छात्रों युवाओं के साथ आप लोग से वार्ता तो कर रही है ना? वार्ता कर रही है, लेकिन उसके वार्ता करने का तरीका क्या है? अरे आप सीआईडी को तो अपने गोद में बैठा के उसको उंगली में नचाते हैं, और आप बोलते हैं हम सीआईडी जांच करवाएंगे। आपको धिक्कार है उस सीआईडी जांच को, हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं आप सीबीआई जांच करवाइए। क्यों नहीं करवा रहे आप? क्योंकि आपका रिश्तेदार उसमें संलिप्त है, आपका चिंटू पिंटू आपका संलिप्त है, इसलिए आप नहीं करवा रहे हैं। आपको हम बोले आप जेपीएससी जैसे साथ साथ सीजीएल कर रद्द करवाइए, सीजीएल का आप क्यों नहीं रद्द करवा रहे हैं? तो इससे साफ जाहिर है कि आप ही के माध्यम से सारी भ्रष्टाचारी हो रही है। आप ही उस सबको पावर दिए, तब तो वो सरकार कर रही है। इसलिए हम बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे। ये सरकार वक्त रहते हुए चल जाए और हमारी जायज और न्याय मांगे को परिपूर्ण करे, अन्यथा हम सरकार को कबाड़ने के लिए बाध्य होंगे। आगे आप लोग क्या करेंगे? आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके हैं, सरकार से अभी तक वार्ता नहीं हो पा रही है। देखिए, वार्ता नहीं हो पा रही है तो सरकार जानबूझ के वार्ता क्लियर नहीं कर पा रही है ना।
जो मांगे हैं स्टूडेंट की, जो गड़बड़ी हुई उस पर सीबीआई जांच करवाइए, और नहीं हो। तो ये आप देख रहे हैं सीबीआई जांच, जो हम लोग शुरुआत में भी कह रहे थे, सीबीआई जांच। इसमें मैक्सिमम लड़के, आज जो खबर वहाँ से है, एबीवीपी के छात्र पत्थर भी फेंक रहे थे और सब कुछ जो होता है हुड़दंग करने के लिए। सुनील जी कुछ कह रहे हैं, आवाज़ बढ़ाओ, सुनील जी की आवाज़ बढ़ाइए। सवाल है कि जो ये बात कह रहे हैं ये भी तो अधूरी बात है। जिन परीक्षाओं में धांधली की बात की जा रही है, झारखंड हाईकोर्ट की निगरानी में उसकी जांच चल रही है, एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसकी जांच की जा रही है, अब पूरी की पूरी जांच जुडिशियल मॉनिटरिंग में है वो। फिर आप सीबीआई की बात क्यों कर रहे हैं? सवाल इस बात का है कि अगर जांच के किसी, अभी तक तो बात परीक्षा को रद्द करने के लिए बात सरकार स्वीकार नहीं कर रही थी। उसने पूरा जो 14वीं परीक्षा थी लोकसभा आयोग की, रद्द कर दिया। जो भारत की सरकार है, जो नीट में परीक्षा लीक का प्रश्न है, क्या नीट के किसी भी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की आपने? उधर झारखंड लोकसभा आयोग का जो चेयरमैन उसे गिरफ्तार कर लिया गया, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया, उसके जो मेंबर्स है उसके खिलाफ जांच शुरू हो गई। जो सीबीएसई बोर्ड को लेकर के इतना हंगामा किया विद्यार्थियों ने, जिसमें ये झारखंड का एक विद्यार्थी था जिसने पूरी तरह से सीबीआई को एक्सपोज कर दिया, उस सीबीएसई बोर्ड के किस अधिकारी के खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की? केवल आपने हटा दिया। नीट जो एनटीए है उसके किस पदाधिकारी के आपने खिलाफ कार्रवाई की? केवल उनके बड़े पदाधिकारियों को आपने हटा दिया, उनके डीजी को हटा दिया और एक अन्य अधिकारी को हटा दिया। चेयरमैन जहां के तहां भी बने हुए हैं। तो आप भारत की सरकार ने, केंद्रीय सरकार ने, जिसको लेकर के यह जंतर मंतर का आंदोलन हुआ, उसने उन संगठनों या उन संस्थाओं के किसी पदाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जो उन आरोपों के लिए जिम्मेदार हो रहे थे। झारखंड की सरकार ने, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि झारखंड की सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की कि इन विद्यार्थियों से संवाद कायम किया। और आप एक जगह लटके हुए हैं कि साहब आप सीबीआई से जांच करा दीजिए, बाकी जो आपकी मांगे हैं उन मांगों का कोई मतलब नहीं है। और सीबीआई की जांच को लेकर के क्या सीबीआई को मान लिया जाए कि एक तरफ तो आप सीबीआई पर तरह तरह के आरोप लगाते रहते हैं कि उसके अपने केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, यहाँ वहाँ एक अलग का विमर्श है वो। अगर एक जुडिशियल प्रोसेस में जांच चल रही है और रांची उच्च न्यायालय उस पर निगाह रखे हुए है, उसकी देख रेख में जांच चल रही है, तो इसको नकार कैसे देंगे आप? कोई सामान्य पुलिसकर्मी की तो जांच हो नहीं रही है, वो किसी आईपीसी सीआरपीसी के तहत आपने मुकदमा दर्ज कर लिया, उसके बाद जांच आपने शुरू कर दिया, वो तो है नहीं। एक जुडिशियल देख रेख वो जांच है, इसको नकारने की स्थिति नहीं है। ये जाने इस आंदोलन को इस रूप में ले जाने वाले कौन लोग हैं? सवाल सबसे बड़ी आवश्यकता मैं मानता हूं कि एक संवाद हो, आंदोलनकारियों से और सरकार के बीच में संवाद हो। जंतर मंतर पर बैठे हुए विद्यार्थियों से केंद्र सरकार ने, दिल्ली की सरकार ने, उन संस्थाओं ने जिनके ऊपर आरोप थे, कोई संवाद कायम करने की कोशिश नहीं की। 1 महीने के बाद बातचीत शुरू हुआ है, यहाँ 10 दिन के बाद शुरू हुआ रांची में, और जो आंदोलनकारी छात्र थे उनके साथ कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं हुई, किसी के घर पुलिस नहीं गई, किसी को जबरदस्ती उठा नहीं लिया गया, और राज्य सरकार हर कदम पर बात करने का प्रयास कर। पहले अधिकारियों के स्तर पर बात हुई, जिला प्रशासन के स्तर के लिए बात हुई, उसके बाद मंत्रियों के डेलीगेशन विद्यार्थियों से मिला। और ये आवश्यक भी है। अगर आप सीधे मुख्यमंत्री से बात करने लगेंगे, अगर आप सीधे प्रधानमंत्री से बात करने लगेंगे और अगर जिच पैदा हो गई तो उसका फिर अगला समाधान क्या होगा? बृहद एकदम शिखर स्तर पर जब वार्ता होती है तो शिखर स्तर पर तमाम सुधारों की संभावनाएं रहती हैं। अगर एक डेडलॉक बन गया मुख्यमंत्री के साथ तो डेडलॉक टूटेगा कैसे? फिर कौन आएगा बीच में? लेकिन अगर मंत्रियों के डेलीगेशन के साथ आपने एक बातचीत की और एक कोई डेडलॉक बना हुआ है, किसी विषय पर एक मत मतांतर है, तो मुख्यमंत्री के स्तर पर वो मत मतांतर दूर हो सकता है। आप सीधे सीधे कहते हैं नहीं, बस केवल मुख्यमंत्री बात करें। मुख्यमंत्री का कल का भाषण जो था आदिवासी दिवस पर, मुख्यमंत्री ने हर कदम पर संकेत दिया कि हम विद्यार्थियों के साथ मेरा संवाद बना हुआ है। तो
आंदोलन को आप किसी दिशा में लेके चले जाइए तो आंदोलनकारियों के हाथ में, लेकिन ये जानने की आवश्यकता होती है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो एक वार्ता की स्थिति को भी बिगाड़ने के लिए का माहौल बना रहे हैं। जी, आइए जरा देखते हैं कौन लोग हैं। आप जो कह रहे हैं जरा दिखाता हूँ, फिर स्वामी जी आपके पास आता हूँ। आप बता सकते हैं कि कौन लोग हैं। जी, ये जरा देखते हैं। ये अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी जारी किया है एक वीडियो भी, ट्वीट भी, जरा उसको ले आइए स्क्रीन पे। देखिए गाइस, ये देखिए गाइस, छात्रों द्वारा पुलिस के ऊपर बैरिकेड्स को रगड़ता हुआ आगे ले जाया जा रहा है। ये देखिए गाइस, ये झारखंड प्रोटेस्ट, ये देखिए भारत माता की। मतलब कह रहे हैं कि तो तोड़ के चल जाएंगे, नुकसान है रहे, इसको सही में तोड़ के चल जाएंगे। कुछ असामाजिक तत्व है जो इस आंदोलन को दूसरी दिशा में ले जाने चाह रही है। प्रशासन से ये अपील करते हैं, ऐसे असामाजिक तत्व को आप चिन्हित कीजिए। देखिए, यहाँ लिख रहे हैं, छात्र भी बोल रहे हैं कि भाजपा ने उनकी मांग को हाईजैक कर लिया है। उनके मार्च में उदंड और असामाजिक तत्व और भाजपाई गुंडों को घुसा दिया गया है। शर्मनाक ये है, और ये तस्वीर आपके सामने है। और तमाम भाजपा के नेताओं से मिलते हुए अभी आपने देख लिया, ये तस्वीरें थी। स्वामी जी क्या कहेंगे? दिन भर बहुत मुश्किल, बहुत मेहनत की है गोदी मीडिया ने, बहुत मेहनत की बीजेपी ने, बहुत मेहनत की है, और किसी भी ढंग से डिरेल करने, क्योंकि यहाँ पर बहुत बुरी तरह फंसी हुई है मोदी सरकार, और खासकर अमित शाह से इस्तीफा मांग रहे हैं राहुल गांधी। विपक्ष इस्तीफा मांग रहा है, कह रहे हैं अकाउंटेबिलिटी लीजिए। आज राहुल गांधी ने एक आर्टिकल लिखा है, जरा पंकज हमारे साथी वहीं से प्रोटेस्ट स्थल से ही जुड़ गए हैं। पंकज, आवाज़ आ रही है हमारी? जी पंकज, ये बताइए कि जो तस्वीरें आ रही हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उसे जारी किया है, बहुत सारी ऐसी तस्वीरें आ रही हैं। एबीवीपी के छात्रों की संख्या बहुत थी क्या आज इसमें? देखिए, एबीवीपी के जो छात्र हैं वो लोग जो है लगातार, देखिए यहाँ पर जो टेंट बने हुए, 3 टेंट बने हैं। एक जो है जो छात्र जो है अपने आंदोलन में बैठे हुए हैं, वही दूसरा जो है वो बीजेपी ग्रुप के टेंट है। इसमें जो है कि वो लोग कह नहीं रहे हैं कि हम लोग बीजेपी के हैं, लेकिन वो है उसे लगातार जो सरकार जो है छात्रों से वार्ता कर रही है, उसके बावजूद भी है जो ये धरना खत्म हो जाना चाहिए थे। लेकिन यहाँ जो है कि उनके द्वारा जो है कि ये विधानसभा मार्च निकालना था, और विधानसभा मार्च निकाला गया। उसके बाद वो लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह से हमें डिटेन किया जाए, अरेस्ट किया जाए, लेकिन प्रशासन जो है यहाँ के, वो लोग साफ एकदम लिबरल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक छात्र जाते हैं, विधानसभा के गेट के पास तक पहुंच गए छात्र बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए। उसके बाद भी प्रशासन ने उन्हें कुछ भी नहीं किया। प्रशासन जान जैसे भी बैरिकेडिंग तोड़ कर आगे बढ़ते रह जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जो विपक्ष के लोग जो है यहाँ झारखंड में, वो लोग चाह रहे हैं कि इस तरह से हंगामा हो जाए। जिस तरह से दिल्ली में छात्र जो है आंदोलन किए, आंदोलन करने के बाद जो है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा हो, तो यहाँ भी चाह रहे हैं कि झारखंड सरकार को किसी तरह का समस्या खड़ा हो जाए, ताकि जो छात्र जो है उन पे लाठी चल जाए, उन पे ये उनके साथ गिरफ्तारी किया जाए। लेकिन सरकार के जो आला अधिकारी हैं, प्रशासन के जो लोग हैं, वो ऐसा कुछ भी नहीं किया। जैसे भी छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर विधानसभा के गेट तक जाना चाहे, उनको जाने दिया गया, और वो विधानसभा के गेट तक पहुंच गए। बैरिकेडिंग 8 से 10 लगाए गए थे, काटीला तार भी लगाए गए थे। उसके बाद भी जो है छात्र वहां तक तोड़ते हुए पहुंच गए। उसके बाद भी प्रशासन ने कुछ भी नहीं किया, छात्र आंदोलन करते रहे। और यहाँ जो कहा जाए कि इस पंडाल में भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे देवेंद्र नाथ महतो जो बैठे हुए थे, वो स्ट्रक्चर पे वहां तक गए, और वो भी बाहर किनारे ही खड़ा थे, ताकि उनको ये समझ में आ रहा था कि हमें वो गलत नहीं करना है, शांतिपूर्ण करना है, आंदोलन करना है अपना।
लेकिन वो लास्ट में जब नहीं कुछ हुआ, उनको भी लगा कि अब हमें विधानसभा गेट तक जाना चाहिए, तो वो विधानसभा के गेट तक गए। विधानसभा के गेट तक छात्र पहुंचे, उसके बाद क्या आप वापस आ रहे हैं वहां से? अभी क्या चल रहा है? उसके बाद हमने जब देवेंद्र नाथ महतो से बात किया कि आगे की आपकी क्या रणनीति होगी, आप लोगों की वार्ता नहीं हुई, आप लोग विधानसभा का घेराव किए, तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग शाम तक यहाँ पे रहेंगे और जो छात्र हैं उनसे जो वार्ता होगी उसके बाद हम लोग निर्णय लेंगे। फिर अभी जब हमें पता चला है कि वो लोग वापस से यहाँ धरना स्थल पर पहुंचेंगे और उसके बाद आगे की रणनीति बनाएंगे। अब वहाँ से यानी वापस आ रहे हैं, आगे की रणनीति। आज ये बताइए कि ये छात्रों का कहना है, कई नेशनल मीडिया में खूब प्रचारित किया जा रहा है कि खूब लाठियाँ चली हैं छात्रों के ऊपर, बर्बरता की हद हो गई, आंसू गैस के गोले, पैलेट गन, ये सब इन सब का कितना, और उसके अलावा कटीली तार कितना इन सब का इस्तेमाल हुआ है? देखिए, छात्रों को रोकने के लिए कटीली तार की बात कही जाए तो जो भी हो, झारखंड प्रशासन ने बैरिकेटिंग तो बनाया था, लेकिन छात्र जिस तरह से बैरिकेटिंग तोड़ रहे थे, अगर वैसा प्रशासन की तरफ से अगर रवैया उनकी अपनाया जाता तो छात्रों के साथ लाठी डंडे चलती। लेकिन कहीं ना कहीं वो छात्र जो है लगातार सारे बैरिकेटिंग को तोड़कर वो अंदर आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और विधानसभा के गेट तक बढ़े। उसके बाद भी वहां पे बैठ गए, वहां पे वो लोग हंगामा करते रहे और लगातार हंगामा करते रहे। उसके बाद भी प्रशासन सुनने का, देखिए अब ज्यादा भीड़ जब उग्र हो जाता है तो आंसू गैस की गोले छोड़े गए हैं, लेकिन हवाई फायरिंग किया गया है ताकि जो छात्र है वहां से हट जाए, तितर बितर हो जाए, उसके लिए चलाया गया। लाठियां की बात करें तो लाठियां ऐसी नहीं है कि लाठियां छात्रों पे चलाए गए। छात्र उग्र होकर के उधर से कोई चप्पल फेंक रहे थे, हंगामा कर रहे थे, उस वजह से पुलिस ने उनको चटकाने की हल्की फुल्की लाठियां चटकाने की कोशिश की और भीड़ को तितर बितर करने की कोशिश की गई। भीड़ को तितर बितर। अब क्या खबर मिल रही है पंकज, ये बताइए कि आगे की रणनीति? आपने देवेंद्र नाथ महतो से आज बात की, उन्होंने आगे की रणनीति कुछ बताई क्या, या और छात्र जो हैं जो लोग वार्ता में हैं उन लोगों से आज बात? कल आपकी बात हो रही थी, आपने ऑनलाइन यहाँ ऑन एयर लाया भी था उनको, लेकिन आज कोई बातचीत हुई और आगे की रणनीति के बारे में कोई जानकारी? क्या यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मामला है कि सीबीआई जांच हो? देखिए, मामला बस एक ही है। सीजीएल जो एग्जाम हुए थे, जेपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हुए थे, वो 2 साल पहले की घटना है। उसको लेकर के छात्र बस उसी पे अड़े हुए हैं कि वो किसी तरह से वो उसको रद्द कराया जाए, लेकिन सरकार के लिए वो रद्द कराना मुश्किल लग रहा है क्योंकि वो 2 साल पुराना मामला है। सरकार लेकिन फिर भी उस पर कर रही है छात्रों को कि देखिए हम उस पर सीबीआई जांच कराएंगे, जांच कराने के बाद जो जांच होगी उसके बाद जो उसका जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन छात्र का कहना है कि नहीं, उस एग्जाम को भी आ जाए। अच्छा, बिल्कुल। और ये जो इस्तीफा, और आज उसके अलावा जो कल 3 सदस्यों का जेपीएससी से इस्तीफा हुआ है और आज गिरफ्तारी हुई है, इसको लेकर छात्रों में कोई रिएक्शन छात्रों के बीच? गिरफ्तारी हो या इस्तीफा हो, उसको लेकर के छात्र कहीं से भी उनका कुछ नहीं कहना। उनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि हमें वो परीक्षा जो है, वो सीजीएल का जो एग्जाम हुआ था उसे रद्द चाहिए। उसके बाद उनका कहना है, कई छात्रों से हमने बात भी किया, उनकी बयान भी लिया, उनका कहना है कि हमें किसी के गिरफ्तारी नहीं चाहिए, हमें किसी का इस्तीफा नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ वो चाहिए जो सीजीएल का एग्जाम हुआ है वो इस्तीफा वो कैंसिल होना चाहिए और उस पर जांच होना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया पंकज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। आप लगातार दिन भर कवर कर रहे हैं रांची झारखंड में और वहाँ की पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुँचा रहे हैं। ज़रा आना चाहता हूँ जल्दी से स्वामी जी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया, स्वामी जी सुन लिया कि क्या है। दिन भर इस पूरे घटनाक्रम को कवर किया है हमारे साथी, हमारे रिपोर्टर पंकज, और लगातार वहाँ पे डटे रहे, टिके रहे, और इस पूरा जो प्रोटेस्ट था आज यहाँ से वहाँ विधानसभा तक, यानी जो धरना स्थल है वहाँ से विधानसभा तक के पूरे गतिविधियों पर नज़र थी जो बता रहे हैं। क्या कहेंगे आप स्वामी जी? देखिए राजीव जी, जो झारखंड के अंदर हुआ, रांची के अंदर हुआ, उसमें हेमंत सोरेन को विधानसभा के अंदर विपक्ष के प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा, उन्हें जवाब देना पड़ेगा उन्होंने क्या फोर्स अप्लाई कराई, अगर उन्होंने वहां पे टीयर गैस चलवाई या उन्होंने
मान लीजिए वाटर कैनन चलाया, वो उसको जस्टिफाई करेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे जंतर मंतर के अंदर, देखिए दोनों को जोड़ के नहीं देखा जा सकता। जंतर मंतर के अंदर जो हुआ है उसका जवाब अगर दिल्ली सरकार एक पूर्ण राज्य होती तो वहां के चीफ मिनिस्टर से प्रश्न पूछा जाता, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो सारी पुलिस है वो अमित शाह साहब के अंडर में है, सीआरपीएफ उनके अंडर में है, सारी सेनाएं उनके अंडर में, इसलिए अमित शाह साहब से प्रश्न पूछा जा रहा है। भाई आप प्रश्न विधानसभा झारखंड के अंदर पूछिए, आप हेमंत सोरेन से प्रश्न पूछिए, आप बताइए, और उसके बाद वो बताएंगे। क्या ये झारखंड के लोगों को झारखंड की पुलिस पे विश्वास नहीं है? भाई अगर झारखंड के ही लोग तो हैं जो वहां पुलिस में हैं, ज्यादातर लोग वही हैं। अगर वो कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोग्राम हो रहा है, तो अगर आप सारे के ये लोग जो अगर 3 गुट में जुटे हुए हैं और एक गुट ये मानता है, उनकी केवल एक डिमांड है। अब ये जैसे आपके प्रवक्ता वहां पे जो बात कर रहे थे, आपके कॉरेस्पॉन्डेंट बात कर रहे थे, वो शिक्षा की बात छोड़ के बालू में और पत्थर में चले गए। भाई देखिए राहुल गांधी जो बात कर रहे हैं वो इस समय केवल शिक्षा के बात, आप विपक्षी नेता नहीं है। अगर आप छात्रों के हित की बात कर रहे हैं तो केवल छात्रों के हित की बात कीजिए। आप ये बताइए, जो यहाँ पे नीट का एग्जाम लीक हुआ उसमें बच्चों की केवल एक डिमांड थी, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। वो आपने मारने पीटने, पैलेट गन चलाने, गोली चलाने, उसके बाद उनका इस्तीफा लिया और उसके बाद भी बच्चों को डरा रहे हैं। यहाँ पे एक भी डिमांड उनकी और नहीं थी, केवल एक डिमांड थी जो मान ली गई। और यहाँ पे झारखंड के अंदर जो भी डिमांड थी सारी मान ली गई। क्यों तुले हुए हैं आप केवल सीबीआई से इंक्वायरी कराने के लिए? आपको वहां की सीआईडी से क्या परेशानी है? भाई अगर सीआईडी की रिपोर्ट 3 महीने के बाद आपको लगा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, आपके पास वीडियो होंगी, आपके पास फोटोग्राफ होंगी, आप प्रूव कीजिए कि वहां पे एक्सेसेस है। भाई ये बात इंटरनल जो मुझे पता चली है झारखंड के लोगों से, वहां की पुलिस ने ये कहा गया था मुख्यमंत्री की तरफ से, आप बल प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन ड्रोन के माध्यम से, फोटोग्राफी के माध्यम से, सीसीटीवी के माध्यम से जो लोग वहां पे उत्पात मचा रहे हैं उनकी फोटोग्राफ को रखेंगे, उनके एविडेंसेस कलेक्ट करेंगे, वो ढेला चला रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, और एविडेंसेस पुलिस के पास हैं। जब ये आंदोलन खत्म होगा, जिन लोगों ने हिंसात्मक कार्रवाई की है उनको दंड मिलना चाहिए, उनको जेल में जाना चाहिए, चाहे वो पुलिस वाले हों, चाहे वो प्रदर्शनकारी हों। झारखंड के अंदर मुझे एक भी केस ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई पुलिस जो है वो बहुत ज्यादा गुंडाई कर रही हो, किसी लड़की की टांग में डंडा घुसेड़ रही हो, या पैलेट गन किसी आंख पे चला रही हो, या सिर पे वार कर रही हो, लेकिन दिल्ली के अंदर वो दिखाई पड़ा था। तो भाई ठीक है, अगर पुलिस ने एक्सेसेस किए हैं उसको दंड मिलना चाहिए, आंदोलनकारियों ने किए हैं, लेकिन जंतर मंतर के अंदर एक भी ऐसी घटना मुझे नहीं दिखाई पड़ी जहां पे दिख रहा है कि पत्थर लोग फेंक रहे हैं, वो भी साफ साफ आइडेंटिफाई हो रहे हैं। अगर पुलिस निष्पक्ष जांच करा ले तो पता चलेगा वो झंडे वाला से आए थे कि कहां से आए थे, उसमें ये प्रदर्शनकारी बच्चे नहीं थे। तो ये सीधी सी बात है, जो भी चीज है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, झारखंड के अंदर भी जवाब मिलना चाहिए। लेकिन अमित शाह साहब का इस समय इधर उधर भटकाने का जो एक शगल है उसको खत्म करके हमें केवल ये प्रश्न चाहिए, जो जंतर मंतर के अंदर एक्सेसेस हुई हैं, लोगों को चोटें लगी हैं, और जो झारखंड के बिहार के अंदर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें पता चला है जो बच्चा अग्निवीर बन गया था उसका मेडिकल भी पास कर लिया था, उसका टांग आपने तोड़ दी है, AK-47 से और पिस्टल से आपने गोली लोगों को मारी है। इसकी जांच होनी चाहिए। और अब मुझे लगता है जंतर मंतर और झारखंड के बाद जो अगला आंदोलन का स्थल है वो बिहार के अंदर है, जो कांग्रेस ने उसका आगाज कर दिया है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया है किस प्रकार की एक्सेसेस बिहार में हुई हैं। तो एक्सेसेस जंतर मंतर में दिख रही हैं, बिहार में दिख रही हैं, लेकिन झारखंड में अभी तक एक्सेसेस की बात नहीं हुई है। हम भी जब युवा थे, हम भी जब आंदोलन करते थे, टीयर गैस और ये वाटर कैनन हम लोग झेला करते थे, और वाटर कैनन की भी जो स्पीड थी वो आप देखिए, वो स्पीड ऐसी थी कि बच्चे उसमें नहा रहे थे। और यहाँ जो यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के बच्चों पे हुआ था वो किलिंग के लिए था, यहाँ पे था केवल डिस्पर्स करने के लिए था। चलिए अच्छी बात है, बच्चों के मुद्दे जो हैं मेन मुद्दे बन रहे हैं। अब ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो गया है, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का मुद्दा बंद हो गया है। आज के तारीख में जो मुद्दा मैं चाहता था देश का बने वो बन गया है। बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, बच्चों की शिक्षा व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, गरीब बच्चों को। एक प्रश्न जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस वालों ने कहा, अडानी जी को हजारों एकड़ जमीन 1 रुपए में अगर आप दे सकते हैं तो बच्चों की फीस क्यों नहीं माफ कर सकते? जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है, बिल्कुल बड़ा सवाल है कि आप लाखों करोड़ रुपए की ज़मीन आप किसी व्यापारी को ऐसे दे रहे हैं, और बच्चों के स्कूल और उसमें मिड डे मील और इन सब में क्या चल रहा है, कितना गड़बड़ घोटाला चल रहा है, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं। एक आंदोलन ज़रा समझना चाहता हूँ शकील जी, ये एक आंदोलन, छात्रों का आंदोलन, और इसको थोड़ा दूसरे ढंग से क्या चल रहा है इसकी रिपोर्टिंग को थोड़ा किनारे करते हैं शकील जी।
एक बृहत आयाम में इसको समझने की कोशिश करें कि क्या देश उस दिशा में जा चुका है जहां छात्र आंदोलित हैं और भले आप आग लगाने की सुलगाने की कोशिश झारखंड में कर रहे हैं, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, सत्तारूढ़ दल जो केंद्र पे शासित है, लेकिन क्या इसका उल्टा असर पड़ सकता है बीजेपी पे? देखिए, छात्र और युवा देश में आज सबसे बड़ा मुद्दा बन गए हैं और राहुल के लिए ये सबसे बड़ी बात है। स्टूडेंट ओरिएंटेड, उनकी जो सारी बातें हैं वो ये है कि छात्रों के हित के खिलाफ कोई बात नहीं होने पाए। छात्र और युवाओं की जो मांग है वो देश की मांग है और यही देश का भविष्य है। और राहुल जो है अपनी सारी बातों को इसी पे केंद्रित कर रहे हैं। कल अगर अमित शाह लोकसभा में आए जैसा कि संभावना है, या परसों आए, तो राहुल इसी बात को कह रहे हैं कि वहां आके आप ये सब मत बताइए हमको, आप सीधे एक बात का हमको जवाब दीजिए कि क्या आपने गोली चलाने का, पैलेट गन चलाने का आदेश दिया था? और अगर आपने दिया था तो आपको इस्तीफा देना होगा, और अगर आपने नहीं दिया था, आपकी जानकारी के बिना गोली चल गई, तो आप कैपेबल नहीं हैं, आप अक्षम हैं, तो भी आपको इस्तीफा देना होगा। देखिए, राजनीति अब पूरी तरह से छात्र केंद्रित हो गई है, युवा केंद्रित हो गई है। प्रयागराज में राहुल ने बताया कि हमारा छात्र और युवा कितना टैलेंटेड है। अमेरिका, चीन और किसी देश का छात्र जो है उसके सामने कहीं नहीं लगता है, लेकिन उसके अवसर बंद कर दिए गए हैं। तो अब जो है राहुल जो है इसी बात पे सारा जोर देने वाले हैं। अब सरकार क्या करेगी? आज एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, उसका जवाबी देने के लिए राहुल शाम को 5:30 बजे इंदिरा भवन में पत्रकारों के सामने आए थे। जो हमने पहले बताया फर्स्ट राउंड में कि 2-3 मुद्दे उठाए गए कि साहब ये चंदा चोरी राहुल नहीं चाहते हैं। राहुल ने कहा बिल्कुल चाहते हैं चंदा चोरी पे बात। अखिलेश यादव छात्रों की बात नहीं चाहते, अखिलेश का बिल्कुल चाहते हैं छात्रों की बात। झारखंड पे राहुल नहीं बोलते हैं, राहुल ने कहा हम बिल्कुल बोलते हैं झारखंड पे। झारखंड पे जो कार्रवाई हुई है उसकी हम निंदा करते हैं। राहुल ने कहा कि अगर गृह मंत्री सदन में आते हैं तो सबसे पहले उन्हें इस बात का जवाब देना होगा। तो सारी बातें जो हैं बड़ी स्पष्ट हैं। अब एक और मुद्दा है कि क्या कल कोई डिबेट होगी या सीधा अपना बयान पढ़ देंगे। ये पत्रकार आज सवाल पूछ रहे थे, अभी पवन खेड़ा से भी पूछा गया था कि साहब जब तक कोई डिबेट नहीं होगी, सरकार चाहती है अब डिबेट सरकार एक डिबेट चाहती है, तो डिबेट अगर होगी तो अपना जवाब देंगे गृह मंत्री। देखिए, कोई भी मंत्री को किसी डिबेट की जरूरत नहीं होती है, कभी भी आके सदन में कोई भी बयान सरकार दे सकती है। राहुल यही कह रहे हैं कि वो सदन में आए, वो सीधे इस सवाल का जवाब दे कि गोली किसने चलाई, गोली क्यों चली, किसके आदेश से चली। सुबह तक सरकार सोच रही थी कि हमने विपक्ष को घेर लिया है, और जिस भाषा में किरण रिजिजू ने कल भी बात करी थी, परसों भी करी थी, आज फिर करी कि भाग मत जाना, डर मत जाना, जिससे कोई गोली वोली चलेगी। तो इसका राहुल ने यही जवाब दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यही बात बोली कि अगर आप सदन में आओगे तो आपको इस बात का जवाब देना होगा। कोई भाषण सुनने के लिए हम वहां नहीं बैठेंगे, कोई आप फैंटेसी बात करोगे तो वो सुनने के लिए हम वहां नहीं बैठे हुए हैं। हम सिर्फ सवाल का जवाब चाहते हैं। दूसरा, एक FERA का बड़ा मुद्दा है, जो विदेशी मुद्रा अधिनियम बिल जो है जो सरकार लाना चाहती है, उसके लिए कहा जा रहा है कि वो पेश करेंगे, गृह मंत्री को पेश करते हुए वो अपनी बात कह देंगे। तो 2-3 दिन बचे हुए हैं, ये देखना होगा। सरकार अभी तक तो महिला बिल नहीं ला रही है, अभी तक की जो खबरें हैं महिला बिल नहीं ला रही है, लेकिन वो FERA के जरिए अपनी बात कहने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब जो है राहुल ने पूरा एजेंडा जो है बदल दिया है। उनकी जो 3 मांगे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मांगे हैं। वो 3 मांगे हम एक बार फिर से बता देते हैं। सबसे पहली उन्हें कि गृह मंत्री जी आपको इस्तीफा देना होगा।
कोई दूसरा रास्ता नहीं है। नंबर 2, मोदी जी माफी मांगे, और नंबर 3, मोदी जी राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे बयान दें। तो ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच विभाजन की बात की जा रही थी, राहुल ने वो सारी खत्म कर दी है। राहुल खुद कह रहे हैं कि हाँ मुझे चाहिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी पे बयान, मुझे चाहिए। सुबह सरकार ने कोशिश करी, बीजेपी वालों ने भी बोला, ये बोला कि देखिए ये दोनों तो आपस में लड़ पड़े। आज जब अखिलेश यादव जो थे लोकसभा में खुद प्ले कार्ड लेके खड़े हो गए, तो बीजेपी वालों को बड़ा वो आ गया कि देखिए अखिलेश यादव तो एक ही प्ले कार्ड लिए हुए, चंदा चोरी, चंदा चोर गद्दी छोड़। तो अखिलेश यादव को कोई इंटरेस्ट नहीं है छात्रों के मुद्दे पर, लेकिन अखिलेश यादव ने बाद में कह दिया कि नहीं, छात्रों का मुद्दा भी उठना चाहिए। तो ये जो है दोनों मुद्दे समान महत्व के हैं, और इसमें कांग्रेस या समाजवादी पार्टी दोनों किसी भी मुद्दे पर कोई समझौता करने नहीं जा रही है। जी 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 बिल्कुल। अमलेंदु जी जरा स्क्रीन पे लाइए। अमलेंदु जी, अमलेंदु जी, अच्छा प्रशांत जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आता हूँ प्रशांत जी। अमलेंदु जी ज़रा ये बताइए कि क्या यहाँ जो बातें बता रहे हैं शकील जी और बुरी तरह से घिरी हुई भाजपा, यहाँ से कैसे निकलते हुए दिखाई देती? किरण रिजिजू क्या निकाल पाएंगे? क्योंकि अमित शाह तो है नहीं सदन में, या ओम बिरला निकाल लेंगे? देखिए राजीव जी, ओम बिरला के बस का भी अब निकालना नहीं है, और राधा कृष्णन जी के बस का भी नहीं है, क्योंकि राधा कृष्णन जी ने तो किरण रिजिजू के जरिए संदेश पहुंचवाया था अमित शाह जी को कि विपक्ष का संदेश आप पहुंचा दें। वो संदेश पहुंचा नहीं पहुंचा, कहाँ रह गया अभी तक तो पता नहीं है। तो ये तो एक तरीके से अपमान है सभापति का भी राज्यसभा के कि अमित शाह जी सदन के अंदर नहीं आए, जबकि संदेश संसदीय कार्य मंत्री के द्वारा ही भिजवाया गया और सदन में ऑन रिकॉर्ड भिजवाया गया कि आप भाई बताइए उनको विपक्ष का संदेश आप दीजिए जाकर, और नहीं आ रहे हैं। तो इस पर राजीव जी अगर कोई विशेषाधिकार हनन होता हो, शकील जी ज़्यादा बताएंगे सभापति का, तो सभापति जो है वो गृह मंत्री के ऊपर करें उसकी कार्रवाई। उन्हें अपना सम्मान बचाना चाहिए, अपना नहीं तो कम से कम कुर्सी का सम्मान बचाएं कि आपका संदेश भी नहीं पहुंचा, आपने संसदीय कार्य मंत्री से कहा और अमित शाह सदन के अंदर आ भी नहीं रहे हैं। तो ये उनका है। दूसरा राजीव जी देखिए, अभी तक तो सरकार के क्राइसिस मैनेजर जो थे वो अमित शाह हुआ करते थे। कोई संकट होता था तो अमित शाह आगे आते थे। अब जो क्राइसिस मैनेजर था राजीव जी, वो सबसे बड़ा क्राइसिस सरकार के लिए हो गया है। तो अब इसका कौन क्राइसिस मैनेजर होगा? मतलब जो अभी तक सरकार के क्राइसिस मैनेजर थे, जब वो खुद क्राइसिस बन जाएं तो ये तो बड़ा संकट हो जाएगा। मतलब सावन जब खुद आग लगाने लगे राजीव जी, तो फिर उसको कौन बुझाए आग को? तो ये तो यही हो रहा है कि अमित शाह जी जो अभी तक सरकार को बचाने के लिए आया करते थे बाहें चढ़ाते हुए, अब उनकी बाहें खुद ढीली हो गई, तो अब उनको आकर कौन बचाएगा? सबसे बड़ी बात राजीव जी जो है कि जो जहां पर आकर सरकार फंसती है, अमित शाह जी आकर फंसते हैं। मतलब दोनों तरीके से, चाहे चाकू खरबूजे पे गिरे और चाहे खरबूजा चाकू पे गिरे, कटना खरबूजा ही है। इसी तरीके से अगर अमित शाह जी सदन में आकर ये कहते हैं कि उन्होंने आदेश नहीं दिया तो आप अक्षम हैं, अयोग्य हैं, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। और अगर कहते हैं कि आदेश उन्होंने दिया तो फिर जस्टिफाई करो कि आपने पैलेट गन क्यों चलवाई, किले की लाठियां क्यों चलवाई, तो आप इस्तीफा दीजिए। मतलब दोनों तरीके से घिरे हुए अमित शाह ही नजर आते हैं। अब इससे निकलने का राजीव जी एक रास्ता है, या तो अमित शाह जी खुद त्यागपत्र दे दें कि भाई मैं गृह मंत्री बनने के लायक नहीं हूँ, मैं अपना सहकारिता मंत्रालय चलाता रहूंगा, गृह मंत्री में नहीं रहता, इस्तीफा दे देता हूँ चूंकि मैं अयोग्य हूँ, या मैंने आदेश दिया था ये कर दें, या मोदी जी खुद बर्खास्त कर दें। मुझे लगता है दोनों काम में से अभी कुछ नहीं होने जा रहा है। अभी अमित शाह जी भी इस्तीफा नहीं देंगे और मोदी जी भी बर्खास्त नहीं करेंगे। तो इसलिए ये अभी संघर्ष आगे राजीव जी मुझे लगता है बढ़ेगा। सरकार की शायद राजीव जी ये हो सकती है रणनीति कि अभी ये सदन जो है 13 तारीख तक है संसद, 13 तारीख को स्थगित हो जाएगा, फिर लोग भूल जाएंगे, जैसे लोग भूल गए थे अम्बेडकर अमित शाह जी ने कहा था। लेकिन जिस तरीके से सड़कों पर अब इस्तीफा मांगा जा रहा है अमित शाह जी का, राजीव जी रोज कहीं ना कहीं देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कल भी शाम को जो भुवनेश्वर में बहुत जबरदस्त तरीके से जुलूस निकला है, मशाल जुलूस निकला, अमित शाह का इस्तीफा मांगा गया है। तो इस तरीके से जो लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं संसद के बाहर, तो संसद के बाहर ये मुद्दा खत्म नहीं होगा, ये चीजें समझ में आती है। तो इसलिए अमित शाह जी गिरे हुए। इसी तरीके से जो चढ़ावा चोरी का मसला है, वो भी अगर संसद स्थगित हो जाती है तो वो मुद्दा खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मुद्दा फिर भी चलता रहेगा, चूंकि वो आस्था पर चोट हुई है। और किनकी आस्था पर चोट हुई है? राम भक्तों की आस्था पर चोट हुई है। कौन सा राम मंदिर जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी 5 बार सरकार में आ गई?
उस राम मंदिर में चोरी हुई है। और चोरी किसने करी है, चढ़ावा चोरी किसने की है, क्राइम हुआ है, चढ़ावा चोरी मत कहिए, अपराध हुआ है उस राम मंदिर में। और किसने किया है, आरएसएस से जुड़े लोगों ने किया है, जिनकी मोदी जी ने नियुक्ति की थी उन्होंने किया है। तो इसलिए यहाँ भी सरकार घिरी हुई है। तो दोनों मसले राजीव जी मुझे ऐसे दिखाई पड़ते हैं जिन पर सरकार को बच निकलना अभी मुमकिन नहीं लगता है। अब जो बिल लाए जाने थे, हो सकता है कि रणनीति ये हो कि अब जो बिल लाने हैं जिसके लिए सब तोड़ा ताली हो रही थी और उसको एक तरह से कहा जाए जनता मंत्र का आंदोलन था, उसने उस पर भी एक ब्रेक लगा दिया। अब खबर आ रही है कि जो एनसीपीआई बनी टीएमसी को तोड़कर, उसके 3 सदस्यों में कहना है हम एनडीए में नहीं है। अब 20 में से 3 कह रहे हैं हम एनडीए में नहीं है, 17 कह रहे हैं हम एनडीए में, एनडीए की तरफ जाकर बैठ रहे हैं। मंगल मिलन में जा रहे हैं, कल फिर जाएंगे मंगल मिलन में 17, 3 नहीं जाएंगे, तो वहां भी विभाजन हो गया। तो राजीव जी वो जो 2/3 बहुमत जुगाड़ करने की चीज थी वो भी नहीं हुई। आज बताया गया कि वो एनसीपी शरद पवार के 8 सांसद जो जाके प्रधानमंत्री से मिले हैं, ये भी खबर आई। अब वो क्यों मिले हैं वो अलग का मसला है, लेकिन वो जो तोड़फोड़ करने की कोशिश थी कि वो बिल लाए जाएंगे और डिलिमिटेशन जो है वो पास करा लिया जाएगा, वो अभी राजीव जी अधर में लटकता हुआ दिखाई पड़ता है। चूंकि 20 जुलाई को अमित शाह ने जो कर दिया उसकी भरपाई ये सरकार अभी नहीं कर पा रही है। चाहे झारखंड पर बीजेपी कितना भी बवाल मचा ले, कितना भी हल्ला गुल्ला कर ले, झारखंड के जरिए आप 20 जुलाई को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। अमित शाह जी को सदन में आकर जवाब देना पड़ेगा। जवाब नहीं देंगे तो अगली बार जब आप बुलाएंगे, चाहे विशेष सत्र बुलाएं और चाहे फिर आप संसद का शीतकालीन सत्र बनाएं, उससे पहले कहीं मध्यावधि चुनाव की घोषणा ना हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से सड़कों पर बवाल मचा हुआ है, अमित शाह जी का इस्तीफा मांगा जा रहा है, तो भी ये मुद्दा खत्म होने वाला किसी भी हाल में नहीं है। राजीव जी, मुझको ये समझ में आता है। जी प्रशांत जी, हम लोग बहुत सारी बातें कर लिए, झारखंड से लेकर दिल्ली तक, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे की प्रेस कॉन्फ्रेंस और संसद के अंदर क्या हुआ सब शकील जी ने बता दिया। आपसे ज़रा समझना चाहता हूं कि क्या इन सब के बीच, और आज आर्टिकल लिख दिया राहुल गांधी ने, जवाबदेही की बात है, अक्षम हैं या दोषी हैं, ये है उस आर्टिकल में अमित शाह। लेकिन यहाँ पर ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि क्या इन सब का प्रभाव अमित शाह पे पड़ा है अभी तक? बिल्कुल। और अमित शाह राजीव जी लगातार संसद के सदन में नहीं आ रहे हैं वो, लेकिन अपने दफ्तर में तमाम एमपी से मिल रहे हैं, वो लॉबिंग कर रहे हैं, कुछ गिव एंड टेक चल रहा है। और उसमें 3 प्रमुख चीज़ें हैं आज के तारीख में। एक, अमित शाह का बयान दिल्ली के लाठीचार्ज पे, और दूसरा एफसीआरए का बिल, और तीसरा डिलिमिटेशन का बिल। अब इन तीनों मुद्दे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमित शाह पर अगर बयान आता है तो जैसा अमरिंदर जी ने कहा, अमित शाह के बयान का एक प्रतिक्रिया तो आएगी संसद में विपक्ष के द्वारा, और उसकी 100 गुना बड़ी प्रतिक्रिया संसद के बाहर होगी। जो लोग इंतजार कर रहे हैं, जो युवा है पूरा देख रहे हैं कि ये क्या बोलते हैं। और अगर अमित शाह के बयान में अगर ऐसा कुछ हुआ कि जो लोग संतुष्ट नहीं हुए, तो फिर संसद में और संसद के बाहर इस पे हंगामा मचेगा, बहुत जबरदस्त, देश भर में हंगामा मचेगा। क्योंकि लाठीचार्ज से लोग आहत हैं बहुत, वो सोशल मीडिया पे चल रहा है और उसमें वो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा मुद्दा है एफसीआरए का। जहां तक मेरी जानकारी है, एफसीआरए के मामले पे गवर्नमेंट डील कर रही है कुछ पार्टियों से डिलिमिटेशन बिल के बारे में। तो उस डील का हिस्सा शायद ये भी हो सकता है, जहां तक मेरी जानकारी है, कि एफसीआरए बिल जो है वो जेपीसी में चला जाएगा, सेनेट कमेटी में या जेपीसी में चला जाएगा। फिलहाल उसको पास कराने की जिद में सरकार नहीं रहेगी। अब तीसरा मुद्दा आता है डिलिमिटेशन का। देखिए, डिलिमिटेशन पे इनका सारा जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया है, क्योंकि डीएमके के ऊपर बहुत दबाव आ गया है। ये डीएमके का एब्सटेन कराने के प्लानिंग में थे, कुछ शायद बात भी हो गई होगी, लेकिन जिस तरीके से विजय ने एमपीज की मीटिंग बुला ली, राहुल गांधी ने चेन्नई में बयान दे दिया, कल कांग्रेस पार्टी का मार्च निकल गया
चेन्नई में, इन सब चीजों से डीएमके के ऊपर बहुत दबाव है कि अगर वो सरकार का साथ देते हुए दिखाई देंगे तो तमिलनाडु में उनकी पॉलिटिक्स खिसक जाएगी, एकदम सुसाइडल होगा उनके लिए। इसलिए काफी संभावना है कि डिलिमिटेशन का बिल के लिए एक अलग से सेशन बुलाया जाए। लेकिन वहां भी एक पेच है। पेच ये है कि अगर डीएमके के साथ डील होगी तभी स्पेशल सेशन होगा, अगर डील नहीं हो पाई तो स्पेशल सेशन भी नहीं बुला पाएंगे, क्योंकि स्पेशल सेशन बुलाया और बिल पास नहीं हुआ तो फिर सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट, अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा सरकार के लिए। तो बड़ा एक ट्रिकी पोजीशन में सरकार फंसी हुई है। और सबसे बड़ा जो इन सब से बड़ा जो खतरा, इन सब से बड़ी चुनौती जो सामने आ रही है वो है कि नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ रहा है, खिल्ली उड़ रही है, छोटे छोटे बच्चे खिल्ली उड़ा रहे हैं। तो अब नरेंद्र मोदी का फेस खत्म हो चुका है। अब नरेंद्र मोदी को खड़ा करके आप चुनाव नहीं जीत सकते। तो सबसे बड़ी संकट तो वहां है। आलोचना या शोर शराबा या हंगामा या विरोध, उन सब से बड़ा होता है मजाक उड़ना, और वो मजाक बहुत बड़े पैमाने पर पहुंच गया है। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये मजाक जो है ये बड़े पैमाने पे पहुंचा हुआ, और आने वाले समय में ये कहां तक पहुंचता है। अब 3 दिन का वक्त है संसद के इस मानसून सत्र का, और इसके बाद फिर क्या फिर से डिलिमिटेशन बिल जो है उसको लाने के लिए कोई विशेष सत्र का यहाँ पर आह्वान होगा या कुछ और? क्या लगता है शकील जी, विशेष सत्र बुलाने की भी बात चल रही थी, ऐसा कुछ है? अभी तो सरकार इस बारे में कुछ नहीं कह रही है जी। फिलहाल तो उनकी तरफ से खामोशी है, क्योंकि अमित शाह जो है वो बहुत बुरी तरह घिर गए हैं। और आज जो सरकार की तरफ से माहौल बनाने की कोशिश की थी, तो सरकार को शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक लगता था कि वो जीत गई है, और उसने ये कह के कि अमित शाह आएंगे सदन में और आप लोग डरना नहीं, आप लोग भागना नहीं, उसने एक भोकाल बना दिया है। लेकिन शाम को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जो जवाब दिया है, तो वापस जो है दबाव फिर अमित शाह पे और बीजेपी पे आ गया है। राहुल का ये कहना कि हम कोई भाषण सुनने के लिए वहां नहीं बैठेंगे, हमको कोई फैंटेसी नहीं चाहिए, वहां पे कोई कहानी नहीं चाहिए, हमको सीधा जवाब चाहिए कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। आपने अगर दिया तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। छात्रों पे गोली स्वीकार्य नहीं। आपने नहीं दिया तो आप अक्षम हैं, आप गृह मंत्री होने के लायक नहीं है, तो आपको इस्तीफा देना चाहिए। तो इसलिए जो है आज जो है सारा माहौल एक बार फिर राहुल गांधी ने उलट दिया है। जो कांग्रेस पे सवाल उठा रहे थे, वो चाहे वो झारखंड का हो, चाहे वो इस बात का हो कि साहब चंदा चोरी में कांग्रेस एसपी का साथ नहीं दे रही है, चाहे इस बात का हो कि साहब अमित शाह आएंगे, देखते हैं कांग्रेस क्या करती है, तो राहुल ने सारी बातें स्पष्ट कर दी। राहुल ने कहा है वो, और ये बताएं हमको, और कुछ हम सुनना नहीं चाहते। हमें किसी कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है, हमें सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। तो इसलिए जो है सरकार वापस मुश्किल में पड़ गई है। वो अब इस टाइम अपना फेस देख रही है, इसलिए डिलिमिटेशन का बिल, और अभी तो ये जो विदेशी विनिमय वाला जो है, चंदा अधिनियम जो है, FERA वाला, ये सब सरकार के प्रायोरिटी से हटने लगा है। क्यों? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर ये सत्र ऐसे ही खत्म हो गया, इसको साई एंड डाई कर सकते थे। एक विचार ये भी था कि इसको साई एंड डाई कर देते हैं हम, अनिश्चित काल के लिए स्थगित जिसे कहा जाता है, सत्र समय से पूर्व अवसान कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। लेकिन उसमें सरकार को ये खतरा लगा कि उससे ये मैसेज जाएगा कि अमित शाह और मोदी सदन में ही नहीं आ पाए। पिछली बार भी ऐसा हुआ था, मोदी लोकसभा में जवाब नहीं दे पाए थे, और इस बार अमित शाह भी नहीं दे पाएंगे। तो इसका जवाब देना हम लोगों के लिए मुश्किल पड़ जाएगा, फेस सेविंग जो है मुश्किल पड़ जाएगी। गोदी मीडिया हम लोगों को कितना बचा पाएगा कहना मुश्किल है। तो इसलिए उन्होंने तय किया कि नहीं, अमित शाह सदन में जाएंगे, और अमित शाह सदन में जाएंगे तो पहले ये माहौल बना दो। किरण रिजिजू जिस भाषा में बात कर रहे थे कि डर मत जाना,
गोलियां चलेंगी, क्या होगा? डर मत जाना, भूत आएगा, क्या होगा? भाग मत जाना। सदन में ये सब होता है क्या? सदन में इस तरह की धमकी की भाषा की बात करी जाती है? तो राहुल ने आज इसका जवाब दे दिया कि ये सब सुनने हम नहीं आने वाले। और इस साथ बड़ी बात यह कह दी कि न मैं सुनना चाहता हूं, न कांग्रेस सुनना चाहती है, और न देश सुनना चाहता है, न युवा सुनना चाहता है। ये सब कोई सुनना नहीं चाहता। सब एक ही बात सुनना चाहते हैं कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया। राहुल ने ये बात सबसे पहले कही थी जी। 20 तारीख के बाद राहुल का यह सवाल था। राहुल ने एक लेटर लिखा था जिसका जवाब आज तक नहीं आया। राहुल ने अमित शाह को एक लेटर लिखा था, उसमें यही सवाल था, और उस सवाल को राहुल अभी तक जिंदा रखे हुए हैं। सिर्फ राहुल एक ही बात कर रहे हैं, गोली चलाने का आदेश किसने दिया। जी बिल्कुल, समय खत्म हो गया। इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाज़त चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया शकील जी, प्रशांत जी, अमलेंदु जी, और साथ में जुड़े थे सुनील शुक्ला जी और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथियों, आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूं। राजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गीता जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ, राजेंद्र बंसोड़े जी हैं, फजल अली